स्वागत है आप सभी का अध्ययन डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने जो अपना शुरू किया था कोर्स एसपीआई एंड जीएसपीआई 2026 का, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट जितने भी एमसीक्यूज हमारे बनते हैं। इससे पहले वाला लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे, जहाँ पे हमने किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेक्चर नंबर 1, सारा का सारा थ्योरेटिकल पोर्शन। जितने भी कंसेप्ट आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बन सकते हैं वो सारे के सारे आपके लेवल के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज एमसीक्यूज राउंड होने वाला है, जिसमें आपके पास 22 या 23 के आसपास क्वेश्चन मैंने लिए हैं सेशन में। तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन मैंने कैटेगराइज करके उस सेशन में डाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला है कि जैसे ही आपका एमसीक्यू राउंड आपका शुरू होता है लेक्चर नंबर 2, क्योंकि हम हर एक चैप्टर के 2 लेक्चर कर रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर थ्योरी पोर्शन, सेकंड लेक्चर योर एमसीक्यू पोर्शन। तो दोनों लेक्चर इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हम ऐसे ही दो दो लेक्चर करके आपका सारा का सारा सिलेबस खत्म कर देंगे, जो भी कि आपके एसपीआई के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आप कॉपी पेन लेके बैठे, जैसे ही एमसीक्यू फ्लैश होता है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपको अपनी स्क्रीन को पॉज करना है, खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। 1-2 मिनट जितना भी आपका टाइम लगता है, एक बार खुद से करने की कोशिश करें। अगर वो क्वेश्चन बन जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है तो फिर चेक करें कि जो हमारा सोल्यूशन है और आपका जो सोल्यूशन है उसमें कितनी सिमिलरिटी है। कुछ उसको निकालने, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी हम बीच में कभी करवा देते हैं, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना है। तो इसी के साथ ये वाला सेशन हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, वो क्वेश्चन आपके सामने रहेगा भाई, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा वो रहा भाई ये वाला ना। तो देखना क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी कैलकुलेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो क्वेश्चन है इसकी कैलकुलेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो बहुत सारे बच्चे हो सकता है इसको करने में सफल भी हो जाएं। एक चैलेंज लीजिए, एक चैलेंज लीजिए मेरे साथ साथ, कि हम पॉज करेंगे, खुद से करने की कोशिश करेंगे, फिर नहीं बना तो बात अलग है, ठीक है। एक चैलेंज लीजिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे, हर एक बच्चे की कमजोरी उसकी इंडिविजुअल कमजोरी है। कईयों को प्लस माइनस में प्रॉब्लम, कईयों को डिवीजन में प्रॉब्लम, कईयों को एलसीएम में प्रॉब्लम, कईयों को सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम, है ना, राइट। तो हर किसी की अपनी अपनी कमजोरी होती है। जैसे ही वो कमजोरी हमें पता चलेगी हम उसके ऊपर काम करेंगे, राइट। तो आपने पॉज करके, हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने इसको निकालने का भी कोशिश किया हो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसकी कैलकुलेशन इंटरेस्टिंग है। बल्कि क्वेश्चन देखने में सिंपल है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करोगे। अगेन आपको पता है कि डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स निकालना है यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। पर अब जो नंबर्स है ना, वो आपके पास थोड़े से अटपटे से नंबर आ गए हैं। तो यहाँ पे आपकी जो सिंप्लीफिकेशन की, जितना आप इजिली सिंप्लीफाई कर लोगे उतना इजिली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे हमारे पास भाई 2 पॉइंट्स दिए हैं। अगेन मैं पॉइंट मेंशन कर लेता हूँ, पॉइंट 1 एंड 2, यानी पॉइंट ए एंड बी। और ए पॉइंट को भी मेंशन करते हैं भाई, पूरा पूरा लिखते हैं, है ना। ए पॉइंट क्या आएगा, बी पॉइंट क्या आएगा। ए पॉइंट है आपके पास ए अपॉन टी स्क्र, कॉमा -2a/t, दिस इज योर ए पॉइंट। एंड सेकेंड आपका बी पॉइंट, बी पॉइंट आपके पास आएगा भाई a t², -2a/t, राइट। तो ये दोनों पॉइंट्स है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो आप बोलोगे, कंसेप्ट बोलता है कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला यूज करोगे आप इन दोनों का डिस्टेंस निकाल सकते हो। जैसे आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करोगे तो आपको अगेन समझ में आना चाहिए कि ये भाई x1 होता है, ये वाला आपका y1 होता है, दैट इंडिकेट्स द x2, y2। फार्मूला क्या होता है भाई, x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगेन थ्योरी वाला लेक्चर देख के आना, अगर वो नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आधी से ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, राइट। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ भाई, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड होल अंडर रूट। ये किसकी वैल्यू आएगी बच्चे, ए वी की वैल्यू आएगी यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। कैसे ये फार्मूला बना था, कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, सारा मैंने थ्योरी वाले पोर्शन में डिस्कस किया है। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। x2 का मतलब a t² माइनस x1 a/t² ब्रैकेट में होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2a/t माइनस y1 की वैल्यू, अगर माइनस है ना, मैंने लिखा था x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 किया, y2 माइनस ऑफ माइनस करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव
2a/t। आई थिंक समझ में आ गया आपको यहाँ पे पॉजिटिव क्यों आया, और साथ में होल स्क्वायर और साथ में आ जाएगा होल अंडर रूट। ठीक है, अब इसके बाद जिस बच्चे ने भी इसको ओपन किया है, इसको ओपन किया, उसकी कहानी भाई यहाँ पे ही खत्म हो जाएगी, है ना। वो सिंप्लीफाई में इतना उलझ जाएगा कि उसके आंसर तक नहीं पहुंच पाएगा। तो कोशिश करें अंडर रूट से कुछ बाहर कॉमन आ जाए तो कुछ कहानी कुछ बन सकती है भाई। अगर मैं यहाँ से बात करूं, इन दोनों सर्कमस्टांसिस से, यहाँ से भाई ए कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? ए। तो जैसे ही मैं ए कॉमन लेता हूं तो आप ये समझ गए ए कॉमन लेते ही अंदर बच जाएगा आपके पास टी स्क्वायर माइनस 1/t²। यहाँ तक आप एग्री करके, पर बाहर तो होल स्क्वायर भी है। तो ए तो आपने कॉमन लिया, पर बाहर उसका क्या है? स्क्वायर है। थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पे अगर आप कॉमन देखोगे तो इन दोनों में कॉमन क्या मिला मेरे को? 2a। तो जैसे ही मैं 2a यहाँ से कॉमन लूंगा तो 2a कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बच जाएगा आपके पास t + 1/t। और ये जो स्क्वायर है ये तो सबके साथ है भाई, है ना। स्क्वायर के बाहर नहीं लिया मैंने कुछ भी कॉमन अभी, और ये अंडर रूट एज इट इज। आई थिंक ये वाला स्टेप आपको समझ में आया कैसे हमने किया। कॉमन लिया है बस, इसमें से a कॉमन ले लिया, इसमें से 2a कॉमन ले लिया, पर स्क्वायर तो इस होल के साथ था, स्क्वायर बरकरार रहा, राइट। ये स्क्वायर ना इस ए को भी इंपैक्ट करेगा, इसको भी इंपैक्ट करेगा, अगेन इसको भी इंपैक्ट करेगा, इसको भी इंपैक्ट करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए अगर मैं यहाँ पे प्रोसीड करूँ तो आपको ये समझ में आना चाहिए ये स्क्वायर आपका ए स्क्वायर बना देगा, और साथ में टी स्क्वायर माइनस 1/t², और इस पूरे का भी क्या कर देगा? होल स्क्वायर। प्लस अगेन 2a का होल स्क्वायर बनेगा बच्चे 4a², और अगेन 1 + 1 सॉरी t + 1/t, इस पूरे का भी क्या आ जाएगा आपके पास? स्क्वायर आ जाएगा। आई थिंक ये वाला स्टेप आपको समझ में आया। हमने स्क्वायर इसके साथ भी कर दिया, इसका भी इंडिविजुअल कर दिया। अगेन अंडर रूट एज इट इज, अगेन अंडर रूट एज इट इज। अब देखिए कुछ चीज़ें कॉमन निकालने की कोशिश करें। अगर मैं इन दोनों इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो इन दोनों में देखो ए स्क्वायर दोनों से कॉमन आएगा, और ए स्क्वायर जैसे अंडर रूट के बाहर आएगा तो ए स्क्वायर का क्या बन जाएगा? ए। तो मैंने अंडर रूट के बाहर लिख दिया ए, अंडर रूट के अंदर जो जो चीज़ें है वो सेम टू सेम मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे आपके पास बना भाई टी स्क्वायर माइनस 1/t² का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4 बचेगा क्योंकि ए स्क्वायर तो बाहर चला गया था, 4, और साथ में आ जाएगा आपके पास t + 1/t, और इस पूरे का भी होल स्क्वायर, राइट। इतना सा आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे आते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब मैं यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ, कुछ स्टेप्स इसके हो जाएंगे, बाकी देखते हैं। जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट दिखेगा a² - b², और a² - b² का फॉर्मेट बोलता है भाई इसका आंसर आना चाहिए a² - b² मतलब a + b × a - b। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए आप इसके लिए भी एग्री करोगे मेरे साथ कि अंडर रूट के साथ हम a² - b² की जगह लिखेंगे a + b, और साथ में a - b, है ना। और ये स्क्वायर है तो इस होल का स्क्वायर होगा, यानी इसका भी स्क्वायर आएगा, साथ में इसका भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर पॉजिटिव। यहाँ पे देखोगे तो 4 × t + 1/t, इस पूरे का भी क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। अब मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों में देखो कुछ कॉमन निकला। अगर आप इन दोनों आइटम की बात करोगे तो यहाँ पे t + 1/t का होल स्क्वायर है, यहाँ पे t + 1/t का होल स्क्वायर है। क्या मैं इन दोनों में t + 1/t का होल स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ? और जैसे इस कॉमन को अंडर रूट के बाहर फेंकूंगा तो स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, यानी यहाँ पे आ जाएगा a × t + 1/t। आई थिंक ये स्टेप समझ में आ गया आपको। अब जो आपके पास बचता है उसको मैं अंदर लिख देता हूँ। यहाँ से ये स्क्वायर वाला तो बाहर चला गया, ये बचा होगा आपके पास t - 1/t का होल स्क्वायर। साथ में अगर मैं इसमें से ये कॉमन ले लिया था तो यहाँ पे क्या बचा होगा? ओनली 4। अब अगेन इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आ जाइए इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a t + 1/t। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कर देता हूँ। यहाँ पे देखना, यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, ताकि मैं वहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख पाऊँ। मैं सॉल्व करना चाहता हूँ बच्चे t - 1/t का होल स्क्वायर, और t - 1/t का होल स्क्वायर ओपन होगा भाई a² + b² - 2ab, तो -2 × t × 1/t, सही लिख रहा हूँ मैं। साथ में आपका +4। ये जो अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा है ना, इसका मैं सोल्यूशन यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे मैं सोल्यूशन के ऊपर आया, मैंने देखा t से t तो कैंसिल हो गया, -2 +4 बचा, और -2 +4 +2 ला के देगा। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा, इसका आंसर आएगा भाई t² + 1/t² +2।
और इट इज नथिंग बट, अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर में सोचूं तो ये तो सेम टू सेम कुछ यही लिख लिया मैंने। अगर मैं इसको सॉल्व कर देता हूं तो आएगा t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। सॉल्व करके देखना भाई, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सेम रिजल्ट देगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरे को कहीं ना कहीं अंडर रूट को क्या करना पड़ेगा, आगे जाके खत्म करना पड़ेगा। तो अंडर रूट के अंदर जो बना वो बना बच्चे t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इस अंडर रूट को खत्म कर देगा, अंडर रूट को खत्म होगा, ये भी t प्लस 1/t है, ये भी t प्लस 1/t है। तो लास्ट में जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपके पास a ब्रैकेट में t प्लस 1/t और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये आपका लास्ट रिजल्ट बनेगा। देखें भाई ऑप्शन के साथ मैच खा रहा है क्या, a इंटू टी प्लस 1/t और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा बच्चे इसमें, ऑप्शन नंबर जो आने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी जिसका भी आया था उसका करेक्ट आंसर है। तो एक बार कमेंट्स में बताना मेरे को ऑप्शन नंबर बी किस बच्चे का आ गया था। जिस बच्चे का ये आंसर आया है वो खुद के लिए क्लैप करे भाई, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन इतनी अच्छी गजब लेवल की थी इसमें, राइट। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ पाए हो तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन किया आपने डिस्टेंस फार्मूला का ना। सिंपल क्वेश्चन तो हर कोई बच्चा करेगा, डिस्टेंस फार्मूला तो मैक्सिमम बच्चों को याद होता है। पर यहाँ पे जो डिस्टेंस फार्मूला है तो डिस्टेंस फार्मूला, पर वहाँ से जो सिंप्लीफिकेशन का जो तरीका है वो थोड़ा सा यूनिक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा के जा रहा है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट में लिखें कि सर ये वाला जो क्वेश्चन था फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन ये मेरा बन गया था, ठीक है। तो जिनका बन गया था वो हैंड्स अप है ना, और जिनका नहीं बना वो सीखेंगे धीरे धीरे। आज सीखोगे तो कल ऐसे क्वेश्चन आप इजीली बनाना शुरू कर दोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया, सिंप्लीफिकेशन इसकी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास कुछ पॉइंट्स दिए हैं और आपने बताना है कि इन पॉइंट से मिलके जो ट्रायंगल बनेगी उसका नेचर क्या होगा, क्या वो इक्विलेटरल होगी, आइसोसेलेस होगी, स्केलन होगी या नन ऑफ दीज। आपको अगेन पता है इक्विलेटर ट्रायंगल मतलब जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल आ जाएं, आइसोसेलेस मतलब कोई भी दो साइड इक्वल, थर्ड डिफरेंट, स्केलन मतलब ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट। तो यही चीजें हम चेक करेंगे। तो कहीं ना कहीं मेरे पास पॉइंट्स दिए हैं वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल के, तो मैं मान लेता हूँ मेरी जो ट्रायंगल है ABC, ऐसे मैंने एज्यूम कर लिया। ए पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं भाई 2,4, बी पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं 2,6 और सी पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं 2 माइनस √3,5। अब हमें ना डिस्टेंस निकालना होता है, तो मतलब आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करोगे 3 बार, एक बार AB निकालने के लिए AB साइड, फिर BC साइड निकालने के लिए और लास्ट में CA साइड निकालने के लिए। तो 3 बार आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज करोगे और अगर 3 साइड डिस्टेंस फार्मूला का यूज करोगे तो 3 लेंथ आपके पास आ जाएगी। फिर आप इजीली बता पाओगे इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है या फिर आपके पास स्केलन ट्रायंगल है। तो हम थोड़ा सा ना शॉर्टकट अप्रोच के साथ यूज करते हैं। हमें इतना नहीं करना कि बिल्कुल हमने बोर्ड की तरह लिखना है चीजों को, जैसे आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हो। आप सीधा सोचो, AB पकड़ लिया आपने, AB पकड़ लिया, यहाँ पे आगे भाई x2 माइनस x1 किया, x2 माइनस x1 करते ही आंसर आया 0, 0 का होल स्क्वायर करोगे 0 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 लिख लिया। फिर प्लस, फिर y2 माइनस y1 किया, y2 माइनस y1 करोगे 6 माइनस 4, आंसर आएगा 2, 2 का होल स्क्वायर आंसर आ जाएगा 4 अंडर रूट, तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट 4 यानी 2। तो ये डिस्टेंस आएगी बच्चे 2 यूनिट्स की। कर सकते हो इतना काम मेरे साथ, है ना, कर सकते हो ना। जिसको परेशानी आती है वो सिंपल उसी मेथड से कर लेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। मैंने भी तो वही किया, कैलकुलेशन माइंड में की है। x2 माइनस x1 0, 0 का होल स्क्वायर 0 लिख दिया, प्लस y2 माइनस y1 किया, 6 माइनस 4 इज 2, 2 का होल स्क्वायर इज 4 और फिर अंडर रूट लगा दिया अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, आंसर आया अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 का मतलब 2, राइट। सेम चलते हैं भाई यहाँ पे। अब सोचना x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 करोगे तो आप कुछ ऐसे लिख रहे होंगे 2 माइनस 2 पॉजिटिव अंडर रूट 3, सही बोला मैंने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 माइनस y1 6 माइनस 5 1 का होल स्क्वायर और साथ में होल अंडर रूट। जैसे इसको सॉल्व करोगे ना बच्चे, आपको ये देखोगे 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर इज 3, 3 प्लस 1 इज 4, अंडर रूट 4 का मतलब 2। तो इसका डिस्टेंस भी कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। निकालना आ गया ना, कैसे निकाला मैंने, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन को शॉर्ट करने की कोशिश करनी है, बहुत सारी चीजें माइंड में करने की कोशिश करो ताकि थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ पाए। तो यहाँ पे भी आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करोगे। अगेन मैं बोल रहा हूँ x2 माइनस x1, अब इसमें से -2 करोगे तो आपको 2 माइनस 2 0 दिखा, क्या बचा होगा अंडर रूट 3 किसका, माइनस का, और उसका होल स्क्वायर भी करोगे तो आएगा 3, है ना। माइंड में कैलकुलेशन कर ली। y2 माइनस y1,
5 माइनस 4 1, 1 का होल स्क्वायर भी आपके पास आएगा 1 और उसका आ जाएगा अंडर रूट 4 का आंसर फिर से 2, तो इसका आंसर भी क्या आ गया 2। तो मेरे को बताएं अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड की लेंथ सेम आ जाती है तो उस ट्राइंगल का नाम होता है बच्चे इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ इक्विलेटरल ट्राइंगल। जिन बच्चों ने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया था उनके लिए थम्स अप, उनका आंसर बिल्कुल सही जा रहा है, आपकी तैयारी बढ़िया है ना, बढ़िया चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके में ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए बनेगा, है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला है ना, अब निकालेगा तो हर कोई बच्चा, हो सकता है आपके साथ में बैठा हो वो भी निकाल लेगा इस क्वेश्चन को। अब किसी को निकालने में हो सकता है 3 4 5 मिनट लगे और कोई बच्चा इसको 30 सेकंड में ही निकाल ले। तो फायदा किसका है, जो 30 सेकंड में निकालने के लिए कैपेबल हो जाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ आपकी जो स्पीड है वो प्रैक्टिस बढ़ाती है और कहीं से कुछ नहीं आता भाई, प्रैक्टिस बढ़ाती है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होती जाएगी। तो जैसे मैंने किया वैसे थोड़ा सा ना माइंड में कैलकुलेशन करने की कोशिश करें, पर अगर आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ है तो लॉन्ग मेथड पे ही जाएं, क्योंकि आंसर क्यों गलत करना है, सिंपल क्वेश्चन है ना, तो आंसर के साथ रिस्क नहीं लेना है हमने। तो इसके साथ ऑप्शन नंबर ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा देखें भाई कैसे आएगा। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू दीज 2 पॉइंट्स, कि हमने वाई एक्सिस का एक पॉइंट है उसका ऑर्डिनेट निकालना है। कि कोई पॉइंट है आपके पास वाई एक्सिस पे, तो मैं एक पॉइंट मान लेता हूं P और दिस पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस, है ना। और इसी वाई एक्सिस के पॉइंट का हमने ऑर्डिनेट निकालना है। क्या निकालना है, ऑर्डिनेट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स, जिसमें से एक पॉइंट आपके पास आया बच्चे -1,2 और सेकंड पॉइंट आपने ले लिया 2,3। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, वो पॉइंट P को मिड में लेते हैं और मिड पॉइंट फार्मूला लगा देते हैं, पर मिड पॉइंट फार्मूला इसमें नहीं लगेगा। उसने ये नहीं बोला एग्जैक्टली बीच में, उसने ये बोला कि ये जो पॉइंट होगा आपका वाई एक्सिस पे, ये दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंस मिड पॉइंट तो वो बिल्कुल स्पेशल केस बन गया ना, इक्वी डिस्टेंस आ सकता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो सेम। तो ये वाला कंसेप्ट आपने यूज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बाई एक्सिस पे पी पॉइंट है, अगर बाई एक्सिस पे पी पॉइंट है तो पी पॉइंट को एज्यूम करना पड़ेगा बाई एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो आपके पास 0,2 0,-2 0,3 इस वे में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो बाई एक्सिस में जो आपका एब्सिसा आएगा वो ऑलवेज इक्वल टू 0। इस कंडीशन को समझते हो आप कि वाई एक्सिस में जो भी एब्सिसा आएगा वो इज इक्वल टू 0। तो ऐसे आप इसको एज्यूम कर लोगे, एज्यूम द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0,y। अब इस पॉइंट को अगर मैं a मान लूं, इस पॉइंट को b मान लूं, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है कि जो आपका ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस है वो हमने निकालना है, उसकी बात मैं बाद में करता हूं। पर ये है कि ये जो पॉइंट है वो a और b से इक्वी डिस्टेंट है। इट मीन्स आपका AP और आपका PB दोनों इज इक्वल टू सेम होंगे। क्या होंगे भाई, सेम। अगर AP इज इक्वल टू PV होगा तो मैं ये भी बोल सकता हूं, अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देता हूं तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर होगा। अगर आप स्क्वेयरिंग नहीं करोगे तब भी आप ये देखोगे कि AP में डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, PB में अगेन डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, दोनों के डिस्टेंस फार्मूला में लेफ्ट हैंड साइड में भी स्क्वायर रूट आएगा, राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर रूट आएगा, फार्मूला में आता है। उसको हटाने के लिए फिर से आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने वाले हो, तो क्यों ना मैं स्टार्टिंग में ही इस रिलेशन में ही AP इज इक्वल टू PB बोलूं या AP स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर बोलूं, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो जैसे ही AP स्क्वायर की बात करता हूं तो इसमें लगाते हैं भाई x2 माइनस x1 पॉजिटिव 1 आया, 0 माइनस ऑफ -1 यानी पॉजिटिव 1 का होल स्क्वायर, पूरा लिखना है तो लिख देता हूं 0 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके बाद PB के लिए करोगे अगेन x2 माइनस x1 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस y का होल स्क्वायर। क्लियर भाई, कोई प्रॉब्लम यहां तक। और इतना आपने कर लिया तो आप ये भी समझ गए कि मैंने इस साइड भी अंडररूट नहीं लगाया, इस साइड भी अंडररूट नहीं लगाया, क्योंकि स्क्वायर से अंडररूट क्या हो गया होगा, कैंसल हो गया होगा, राइट। तो आगे मैं इसमें सिंप्लीफिकेशन करता हूँ, पॉजिटिव 1 का होल स्क्वायर 1 ही बनेगा। यहाँ पे आप ओपन करोगे तो आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 माइनस 2ab यानी 4y, ये आपने ओपन कर लिया। यहाँ पे आप गए 2 का होल स्क्वायर, आपने अगेन कितना आंसर किया बच्चे 4, यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर आप लगाओगे, a का होल स्क्वायर 9
पॉजिटिव बी का होल स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 2ab यानी आपके पास 6y। क्लियर हो गया इतना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं। अब y की जो वैल्यू आएगी वो ही डिसाइड करेगी आपकी कि आपका ये जो आपका y कोऑर्डिनेट है, ये जो आपका p कोऑर्डिनेट है, उसका आपका ऑर्डिनेट क्या बनेगा। ऑर्डिनेट निकालना है। ऑर्डिनेट का मतलब ये एब्सिस्सा तो ऑलवेज इक्वल टू 0, ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यूज हमने यहाँ से निकालनी है। तो कहीं ना कहीं देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर डायरेक्ट क्या हो गया आपका, कैंसल। अब बात कर देते हैं 6y, इधर ले आओ, पॉजिटिव 6y हो जाएगा। 6y माइनस 4y, आंसर कितना आ जाएगा भाई 2y। डायरेक्ट करने की कोशिश करें, यहाँ पे आपके पास कितना बना होगा 9 + 4 13 और यहाँ पे आप देखोगे ये 4 + 1 5 हुआ होगा, इस साइड जाके माइनस का 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 5। जैसे आगे बढ़ोगे तो 13 - 5 कर दो तो आंसर आ जाएगा 8। तो 8 और ये 2 यहाँ पे जाके डिवाइड बाई 2, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी बच्चे 4। देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 एंड y इज नथिंग बट इट इज द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P जो मेरे से पूछा गया था। तो y की वैल्यू आ जाती है आपके पास 4, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। जिन बच्चों का आया है वो बताएं भाई ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आया था कि नहीं आया था। क्या आपने भी वही तो नहीं गलती की जो मैंने स्टार्टिंग में बोली कि बहुत सारे बच्चे इसमें मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला तभी लगेगा जब वो बोलते हैं एग्जैक्टली बिटवीन, अदरवाइज आप मिड पॉइंट फार्मूला का ना यूज करके किसका यूज करोगे, डिस्टेंस फार्मूला का। किसका यूज करोगे, डिस्टेंस फार्मूला का। ये मिड पॉइंट फार्मूला इज अ स्पेशल केस ना, वो स्पेशल केस बन जाता है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अब इसको भी फाइंड आउट करने की कोशिश करो। फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम हुज 3 वर्टिसेस आर। एक पैरेललोग्राम है आपके पास, इस पैरेललोग्राम की फोर्थ वर्टेक्स निकालनी है। 3 वर्टेक्स आपके पास दे दी, -2, -1 और सेकंड वर्टेक्स है आपके पास 1, 0। थर्ड वर्टेक्स है आपके पास 4, 3 और लास्ट वर्टेक्स आपको निकालनी है। इसको मैंने मान लिया बच्चे x, y। क्लियर है इतनी सी बात, इतनी सी बात समझ में आती है। अगर ये पैरेललोग्राम है इसका नामकरण भी कर लेते हैं भाई, ABCD इज द पैरेललोग्राम, जहां पे 3 वर्टिसेस उसने दी थी और दी थी तो मैंने प्रॉपर लिख दिया A, इसको बोल दिया B, इसको बोल दिया C और D मैंने फाइंड आउट करनी है, उसको एज्यूम कर लिया x, y। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि इसका डिस्टेंस निकालते हैं, इसका डिस्टेंस निकालते हैं, दोनों के डिस्टेंस क्या होंगे, सेम। मैंने कहा कोई बात नहीं होंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, पर उससे ना कहीं यहां से जो वैल्यू है वो x की निकालना थोड़ा सा क्या होती है, मुश्किल होती है। और अगर सेम भी हैं, मान भी लिया मैंने सेम है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको पैरेललोग्राम तो नहीं बोल पाओगे, क्योंकि वो पैरेललोग्राम भी बन सकती है और रेक्टेंगल भी बन सकती है। तो मेरे को तो अगर ये इसको पैरेललोग्राम बोला है तो इसमें जो मेन रीजन है वो इसका क्या रहा होगा बच्चे, डायगोनल। मैंने कहा था डायगोनल ही तो डिस्टिंग्विश करेंगे कि पैरेललोग्राम बनेगी कि रेक्टेंगल बनेगी। तो सिंपल सा कंसेप्ट याद रखें कि डायगोनल से हमने एक कंसेप्ट सीखा था कि ये जो डायगोनल होंगे वो आपस में बाइसेक्ट करेंगे, यानी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इट मींस ये जो पॉइंट O है ये किसका मिड पॉइंट होगा, AB का भी मिड पॉइंट, AC का मिड पॉइंट होगा। तो मैं लिखता हूं O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, है ना, बात सही है। और सेकंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ TB, राइट। ये O है, दोनों का क्या है बच्चे, मिड पॉइंट है। अगर मैं एक डायगोनल से निकालूं तब भी O की वैल्यू सेम आएगी, दूसरे डायगोनल से निकालूं तब भी O की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो मैं बोल देता हूं अगर मैं इस इंफॉर्मेशन का यूज करता हूं तो जो आपकी O की वैल्यू आएगी AC के रिस्पेक्ट में, उसके लिए आप एग्री करोगे मिड पॉइंट फार्मूला तो लगाना है ना, मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है। x2 + x1 यानी -2 + 4 / 2, कॉमा सेकंड अगर बात करूं तो -1 + 3 / 2। अगेन आप सॉल्व करोगे, इसका आंसर आएगा 2/2 यानी 1, इसका आंसर आएगा अगेन बच्चे 2/2 यानी 1। तो आप ये बोलना चाहते हो कि O पॉइंट जो आया, देयरफॉर पॉइंट O पॉइंट निकाल दिया आपने 1, 1। अब मैंने कहा यही सेम काम अगर मैंने मानो, क्योंकि O निकालना तो हमारा पर्पज नहीं है ना, उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है फोर्थ वर्टेक्स बताइए। तो मैं बोल रहा हूँ यही O पॉइंट अगर AC से निकाला तो 1, 1 आया, यही पॉइंट अगर DC से निकालोगे तब भी क्या आना चाहिए, 1, 1 ही तो आना चाहिए, क्योंकि O पॉइंट तो चेंज नहीं हुआ ना। ये बात अलग है कि हमने ये बोला कि O बाइसेक्ट करेगा,
जो डायगोनल्स होंगे बाइसेक्ट करेंगे, तो मतलब यहाँ का मिड पॉइंट भी ओ ही होगा, यहाँ का मिड पॉइंट भी ओ ही होगा। तो मैं सेकंड इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग काम करता हूँ। और ओ इज आल्सो ए मिड पॉइंट ऑफ डीबी, डीबी का मिड पॉइंट होगा तो इसके अकॉर्डिंग सोचें तो आएगा भाई x प्लस 1/2, और कॉमा फिर बोलोगे बाई प्लस 0/2, तो मैं बोलूंगा ये वाला पॉइंट भी क्या आएगा, मिड पॉइंट। तो देयरफॉर इट इज आल्सो अ पॉइंट ओ, तो मैं बोलूंगा ये भी तो पॉइंट ओ ही है। अब दोनों पॉइंट ओ है तो मैं बोलूंगा कंपैरिजन कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, यानी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो आफ्टर कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो आप ये देखोगे इसकी जगह क्या है 1, तो आप बोलोगे x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, एंड y प्लस 0 बोल के कोई फायदा नहीं है, y/2 इज इक्वल टू 1, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 2, और ये 1 जाएगा इधर तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 2 माइनस 1, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया। और इसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू कितनी जाएगी 2। तो x कॉमा y आपके पास आगे पूछा क्या था, फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट जो हमने क्या एज्यूम किए थे x कॉमा y, तो आंसर आएगा बच्चे 2, 2 नहीं सॉरी 1,2 के आंसर आएगा 1,2। तो 1,2 देखिए है किसी के साथ क्या, 1,2 इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जा रहा है, एक बार मैच कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी इज द राइट और नॉट। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने बनाया हो, क्योंकि सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी है। तो जिस बच्चे ने बोर्ड की प्रिपरेशन की होगी उसको ये आंसर बनाने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बहुत सारे बच्चों का बना होगा। अगर नहीं बना है तो एक बार इसके सोल्यूशन को देखें और समझें। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट में बताना है आपने कि सर इस वाले स्टेप में मेरे को प्रॉब्लम आती है और ये वाला स्टेप में ये दिक्कत मेरे को फेस होती है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा बच्चे ऑप्शन नंबर सी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर मैथमेटिक्स को समझा होगा, जो थ्योरी है उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से समझा होगा। थ्योरी वाला लेक्चर बच्चे इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रैक्टिस भी मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 30% करोगे थ्योरी, 70% करोगे प्रैक्टिस, राइट। तो तभी आप 100% कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, अभी देखें इसको भी। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 2, k डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, पॉइंट्स यहाँ पे लिख देता हूँ। पॉइंट्स है आपके पास -4,3, सेकंड पॉइंट है आपके पास 6,3। अगर मैं नाम दे दूं तो ये पॉइंट ए बन गया, ये पॉइंट क्या बन गया आपका बी। इतनी सी बात क्लियर हो गई आपके पास। बोला है द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है फॉर विच 2, k डिवाइड्स दिस 2 पॉइंट्स। यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट आएगा, उसका नाम है भाई 2, k, ये डिवाइड कर रहा है, आपने k की वैल्यू निकालनी है ना। अब एग्जामिनर बहुत शातिर होता है कि उसने क्या किया, ए और बी दिया, बीच में एक पॉइंट दे दिया जिसको मैंने क्या मान लिया भाई, पॉइंट पी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, पॉइंट पी। वो निकालना चाहता है कि जो पॉइंट पी है ना उसमें जो आपने के लिखा है एक वेरिएबल, उस के की जगह मैं क्या पुट करूं। पर उसने कहीं ना कहीं एक चीज आपसे छुपा ली कि रेशो भी नहीं दिया। तीन चीजें जो चाहिए होती है ना, अगर मानो यहाँ पे रेशो दे देता तो शायद आप सेक्शन फार्मूला लगा के इस के की वैल्यू इजिली निकाल लेते। अभी के अकॉर्डिंग उसने रेशो नहीं दिया। अगर रेशो नहीं दिया तो रेशो निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रेशो से भी तो ये पॉइंट आता है ना, रेशो से भी तो ये पॉइंट आता है। तो मैं रेशो से इस पॉइंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा और फिर बाद में उसको क्या कर लेता हूँ, कंपैरिजन। पर रेशो क्या माननी चाहिए, के रेशो 1 मानने से चूकना है थोड़ा सा। क्यों, क्योंकि के तो ऑलरेडी यहाँ पे भी यूज हुआ है। अब मैंने लिखवाया तो था के रेशो 1 मान लो, पर ऑलरेडी के जो है वो कहाँ पे यूज किया है, उसने पी पॉइंट पे यूज किया है। तो के रेशो 1 नहीं मानो, कुछ और मान लो, पी रेशो 1 मान लो, है ना, या फिर टी रेशो 1 मान लो, जो आपका मन करे वो मानो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। के को छोड़ दो क्योंकि के ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो लेट एज्यूम रेशियो पहले निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बेसिस पे ही हमारा क्या बनेगा, पी कोऑर्डिनेट बनेगा। आफ्टर कंपैरिजन में के आपको निकाल के दे दूंगा। आफ्टर लेट एज्यूम रेशियो क्या माने भाई, आर रेशो 1 मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं, आर रेशो 1, क्योंकि के ऑलरेडी यूज हुआ है तो यहाँ पे रेशो मान ली मैंने आर रेशो 1। यूजिंग सेक्शन फार्मूला, यूजिंग सेक्शन फार्मूला टू फाइंड पॉइंट पी फाइंड आउट करने के लिए सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। आपको ये समझ में आता है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये, और यहाँ पे x ये, y ये, राइट।
और रेशो आपके पास m की वैल्यू r, n की वैल्यू 1। जैसे मल्टीप्लाई करोगे r को 6 से, आंसर आएगा भाई 6r। साथ में आप बोलोगे कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो आंसर आएगा -4 अपॉन m प्लस n यानी r प्लस 1। ये आपका x कोऑर्डिनेट तैयार हो गया विद द हेल्प ऑफ यूजिंग सेक्शन फार्मूला। सेकंड आप चलोगे तो y कोऑर्डिनेट के साथ 3r, फिर चलोगे 1 3 अपॉन r प्लस 1। ये आपका कौन सा कोऑर्डिनेट है भाई? p पॉइंट। तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट तैयार कर लिए, पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p पॉइंट क्या है आपका? 2, k। तो मैं बोलूंगा कि अगर मैं इसको कंपेयर कर लेता हूं आफ्टर कंपैरिजन, देखो अभी तक आप अगर सेकंड टर्म का कंपैरिजन करोगे, यानी अगर आप इसका y और इसका y उठा लोगे तो वहां से मेरे को दो वेरिएबल चलेंगे, एक k और एक r। तो यहां से कहानी नहीं बन पाएगी, k की वैल्यू नहीं आ पाएगी। पर जैसे ही मैं इसके x को और ये जो पॉइंट p है यहाँ पे 2 को कंपेयर कर लेता हूं तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी, और जैसे ही r आ गया फिर इसको कंपैरिजन करके किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चे? k की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो आई थिंक समझ में आ गया को क्या बोलना चाहता हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ कि 6r माइनस 4 अपॉन r प्लस 1 किसके इक्वलेंट आएगा भाई? 2 के इक्वलेंट आएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, राइट। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे 6r माइनस 4 इज इक्वल टू 2r प्लस 2। अब 2r को इधर भेज दो तो आंसर आ जाएगा 4r, पॉजिटिव 4 जाएगा राइट हैंड साइड में तो आंसर आ जाएगा आपके पास 6। कितना आंसर आ जाएगा? 6। तो r की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6 अपॉन 4। सॉल्व कर लो भाई, 3/2 कितनी आ जाएगी? 3/2। r की वैल्यू 3/2 आ गई। जैसे ही r की वैल्यू 3/2 आ गई, सेकंड कंपैरिजन करते हैं तो आप बोलोगे 3r प्लस 3 अपॉन r प्लस 1 इज इक्वल टू k के बराबर आएगा। सेकंड कंपैरिजन ये रहा। पर अगेन आप r इसके लिए निकाल चुके हो 3/2, 3/2 पुट कर दो। जैसे आप पुट करोगे तो 3 इंटू 3/2 प्लस 3 अपॉन 3/2 प्लस 1 इज इक्वल टू k। अगेन मैं बोलूंगा इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 9/2 प्लस 3 अपॉन 3/2 प्लस 1 इज इक्वल टू k। अब मैं क्या कर रहा हूं भाई? एलसीएम ले रहा हूं। एलसीएम ले लूंगा 2 एलसीएम, और यहां पे बनेगा आपके पास 9 प्लस 6 अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाई, यहां पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपके पास 2 एलसीएम 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। इतना क्लियर हो गया? आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब इसके अकॉर्डिंग देखूं तो आप देखोगे ये जो आपका 2 है, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसल। इसको सॉल्व करोगे 9 प्लस 6 कितना आ जाएगा आपके पास? 15, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा? 5। तो k की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी बच्चे? 3। तो k इज इक्वल टू 3 आंसर आएगा। और ऑप्शन अगर मैच हो रहा तो बताएं, ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर मैच होगा। अब जिन भी बच्चों का आंसर सही आया ना, उनका एग्जैक्टली सही है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी आंसर आपका राइट आंसर है ना। एक बार देख लें कैसे मैंने किया। हो सकता है आपने किसी और अप्रोच का यूज़ किया हो, पर ये भी वैलिड अप्रोच है। बहुत बार ऐसा होता है कि मैथ्स के क्वेश्चन ना 2-3 तरीकों से किए जा सकते हैं, और जैसे आप 2-3 तरीकों से करोगे तो वो जो कंसेप्ट है ना वो बिल्कुल एकदम से सॉलिड हो जाता है। फिर आपको समझ आता है कि इस तरीके से करोगे तब भी आंसर आएगा, अगर हम इस तरीके से सोचते हैं तब भी आंसर हमारा आ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंट्रॉइड निकालना है ट्राइंगल का। अब सेंट्रॉइड निकालना है, आपके पास वर्टिसेस दिए हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 एज्यूम किया। सेंट्रॉइड का फार्मूला याद है ना? फार्मूला याद है, बात बन जाएगी x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ये सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स आते हैं जिसको डिनोटेड करते हैं आप जी से। अगेन आप समझ गए होंगे ट्राइंगल का पार्ट होता है सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड इज नथिंग बट इट इज अ POI यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। तो ये मैंने एक्सप्लेन भी किया था। फार्मूला इसका ये वाला आपको याद करना है। जैसे फार्मूला याद हो गया सब डाल दीजिए इसमें, जी की वैल्यू निकाल लीजिए। x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ये तो क्वेश्चन ना बहुत सारे बच्चों का बन जाएगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें ना। बहुत सारे बच्चे इसको बना लेंगे 2, 4 एंड 6। ओके, क्योंकि अगर फार्मूला पता होगा तो बन जाएगा। 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12/3। यहाँ पे करोगे 6 प्लस 4 10, अगेन 12/3 कटेगा भाई 4 से। तो जो आपके जी की वैल्यू आएगी यानी जी के जो पॉइंट आएंगे सेंट्रॉइड के 4,4 आने वाले हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने थ्योरी वाला लेक्चर लगाया होगा
उनका आंसर बिल्कुल सही जा रहा होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। जिन बच्चों ने नहीं लगाया होगा वो कंफ्यूज हो गए होंगे, सेंट्रॉइड क्या आ गया, नई टाइप की बीमारी आ गई मैथ्स में, सेंट्रॉइड ना, जो 11th में आनी थी पर 10th में भी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है सेंट्रॉइड के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। तो बेसिक थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि सेंट्रॉइड क्या होता है। इतना सा आइडिया रखोगे तो बात बन जाएगी। फार्मूला आपको मैंने बता दिया था, फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, आंसर तक आना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट भी हमने किया था कि अगर हमारे पास 3 वर्टेक्स गिवन है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। हमने सीखा था ए बी सी ट्राइंगल है और ए के कोऑर्डिनेट है आपके 1, -1, बी के कोऑर्डिनेट आपका -4, 6, सी के कोऑर्डिनेट है आपके पास -3, -5। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ए बी सी। तो इसके लिए हमने एक फार्मूला किया था, मैंने कहा था भाई फार्मूला याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। तो आपने बोला था एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा हाफ। हाफ तो आता ही था उसमें, है ना, मैंने पहले मेंशन किया था। फिर आएगा x1, फिर x1 के आगे y में वैल्यू आएगी। अब x1 छोड़ के y2 -y3 पे आना था, पॉजिटिव x2। फिर y3 पे खत्म किया था, y3 से शुरू करेंगे, y3 -y1 पे आ जाओ, प्लस x3। और फिर y1 पे खत्म किया तो y1 -y2 पे आ जाओ। तो ये मैंने फार्मूला करवाया था, लास्ट में एक मॉड भी लगवाया था ताकि आपका आंसर क्या रहे बच्चे, पॉजिटिव रहे। आंसर क्या रहे, पॉजिटिव। कर लोगे इतना काम, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग चलें तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा बच्चे हाफ x1। अब यहाँ पे लिख लो, ऐसे ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं होती, हमेशा समझाने के लिए। x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख के यहाँ पे कैलकुलेशन निपटा दो बस। x1 की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 1, y2 की जगह आ जाएगा बच्चे 6। अच्छा y3 भी माइनस है और फार्मूले में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। फिर x2 की बारी आएगी, x2 है आपके पास -4, x2 के बाद y3 -y1, तो y3 आपके पास -5 और y1 आपके पास -1, फार्मूले में माइनस है तो पॉजिटिव क्या बन जाएगा 1। क्लियर हो रहा है ना, थोड़ा सा शॉर्टकट मारने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लस x3 की वैल्यू आ जाएगी बच्चे -3, तो प्लस क्यों लिखना, फिर यहाँ पे क्या लिखा जाए भाई -3 लिखा जाए। और y1 -y2, y1 की वैल्यू है -1 और y2 की वैल्यू है +6, तो फार्मूला के अकॉर्डिंग माइनस, और यहाँ पे आपका ब्रैकेट क्लोज और साथ में क्या लगाना है भाई, मॉड। मॉड का मतलब आंसर क्या बनाना है, पॉजिटिव। नेगेटिव आएगा तब भी उसकी मॉडुलस वैल्यू लेनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, यानी आंसर पॉजिटिव रखना है, क्योंकि एरिया इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अगेन आप सॉल्व करते हो इसको 1/2। अब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6 + 5, 6 + 5 कितना हो जाएगा भाई 11, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 11। और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 5 -5 + 1 -4 बनेगा, और -4 अंदर बाहर -4 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा आपका 16। क्लियर हो गया ये भी। अगर यहाँ पे देखूंगा तो ये आप बोलोगे -7 बना, और -7 बाहर -3 मल्टीप्लाई होंगे तो 21 बनेगा, पर किसका बनेगा, पॉजिटिव का बनेगा, तो पॉजिटिव का 21। और यहाँ पे आके आपका ऐसे फार्मूला ये आ जाएगा हाफ, और यहाँ पे जैसे इसको सॉल्व करोगे तो 6 7 है ना, 6 7 और ये 1 और साथ में कितना आ जाएगा 8, 6 7 और 8, अगेन 2 3 और 4 48। तो सॉल्व करोगे 2 से कैंसल 24, और 24 का जो मॉडुलस है, मॉडुलस का मतलब नेगेटिव आता तो पॉजिटिव कर देते, अभी तो ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है। तो फाइनल आंसर बनेगा भाई 24 स्क्वायर यूनिट्स, और 24 स्क्वायर यूनिट्स जा रहा है बच्चे ऑप्शन नंबर किसके साथ, ए के साथ। 24 स्क्वायर यूनिट्स ऑप्शन नंबर ए। तो जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर ए आया उनका राइट आंसर है। फार्मूला याद कर लेना, फार्मूला इंपॉर्टेंट है, राइट, फार्मूला इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले का भी, इस फार्मूला को ही बोलते हैं हम डिटर्मिनेंट मेथड, जो 11th क्लास में पढ़ोगे कैसे ये फार्मूला बना, तो ज़्यादा डिस्कशन वहाँ पे होगा। अभी के लिए आप फार्मूला रिमेंबर करोगे और इसके अकॉर्डिंग आप आंसर तक इजीली आ जाओगे, कोई प्रॉब्लम आप फेस नहीं करोगे। अच्छा नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। अब इसका भी बेसिक मैंने करवाया था। आप 3 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल बनाओ, दोनों के एरिया का ऐड कर लो, है ना। पर मैं इसका एक और तरीका तुम्हें देना चाहता हूँ अभी के लिए, इसका एक और तरीका देना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान दें। आपको डिटर्मिनेंट शायद सॉल्व करना आता होगा, क्रैमर्स रूल में किया होगा, अगर नहीं भी आता है तो सिंपल है, 2/2 डिटर्मिनेंट कभी सॉल्व करना पड़े, A B C D ऐसे 4 नंबर लिखे हो मानो,
और ऐसे 4 नंबर लिख के ऐसे एक साइन लगा दिए, इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट। अभी ये मॉडुलस नहीं है, इसका नाम है डिटर्मिनेंट। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है ये आपस में मल्टीप्लाई करने, a इंटू डी, बीच में माइनस लगाना, फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर देने यानी c इंटू बी। ऐसा करके जो आंसर आता है वो किसका आंसर आता है भाई? डिटर्मिनेंट का आंसर आता है। किसका आएगा? डिटर्मिनेंट का आंसर। तो आप इतनी सी अगर बेसिक मेरे साथ कर लोगे तो इसका मैं एक शॉर्टकट अप्रोच तो मैं करवा रहा हूँ। लॉन्गेस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लॉन्गेस्ट अप्रोच क्या थी? कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसी फिगर जिसकी 4 साइड्स हो, तो 4 साइड्स के अकॉर्डिंग मैंने एक डायग्राम आपके सामने ये रिप्रेजेंट कर दी। ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल बन गई ए बी सी एंड डी। अब ध्यान से सुनना, शॉर्टकट मेथड, बल्कि शॉर्टकट मेथड मैंने थ्योरी में नहीं करवाया क्योंकि मेरे को लगा 11th में करवाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर मैं अभी करवा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्गेस्ट भी आपको समझा देता हूँ। x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2, दिस इज योर x3 कॉमा y3 एंड लास्ट पॉइंट इज योर x4 कॉमा y4। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो पॉइंट्स हैं ये तो वर्टेक्स हैं, और ये वर्टेक्स आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में। आपको बोला जाएगा फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, तो मैं बोलता हूँ कि इसको ना दो आप ट्राइंगल में डिवाइड कर लो। एक ट्राइंगल ये बना लो, एक ट्राइंगल ये बना लो। ट्राइंगल 1 का एरिया अलग से निकाल लो जिसके 3 वर्टेक्स होंगे ए बी एंड सी, और ट्राइंगल सेकंड जिसके वर्टेक्स होंगे ए सी डी, उसका एरिया अलग से निकाल लो। मत दोनों में अलग अलग एरिया के फार्मूले यूज करो और लास्ट में दोनों के एरिया को क्या कर देना प्लस। ये इसका बेसिक मेथड है, पर हम बेसिक के साथ नहीं जाएंगे, हम चलेंगे अपने शॉर्टकट अप्रोच के साथ। जो शॉर्टकट फार्मूला है, शॉर्टकट फार्मूला वो क्या बोलता है भाई? शॉर्टकट अप्रोच सीखें। आप ध्यान रखना कि डायगोनल पे जाना है। जैसे हाफ आपका लगा था ट्राइंगल में, इस फार्मूले में भी स्टार्टिंग फ्रॉम हाफ, और यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट का यूज करोगे। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब डिटर्मिनेंट के अंदर क्या क्या डालना है देखना एक बार। पहले आप कोई भी एक डायगोनल पकड़ लेना। AC डायगोनल पकड़ा तो उसमें से x3 माइनस x1 करना, यहाँ पे लिखना x3 माइनस x1, यहाँ पे एक नंबर बन जाएगा। सेकंड एंट्री आएगी सेम डायगोनल y3 माइनस y1, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको सेकंड में y3 माइनस y1 अगेन ऐसे, राइट। तो और फिर सेकंड डायगोनल पे आ जाइए। फर्स्ट डायगोनल का काम हो गया भाई, सेकंड डायगोनल पे आ जाइए। इसमें भी x4 माइनस x2 करिए, यहाँ पे x4 माइनस x2। सेम प्रोसेस y4 माइनस y2, क्या बोल दिया? y4 माइनस y2। जैसे आप ये चीज कर लोगे ना, आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा भाई? एरिया ऑफ योर क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डील करूं तो इस क्वेश्चन में जैसे ही मैं इसको बोल देता हूं यहाँ पे मॉड भी लगा देना। अब अंदर वाला डिटरमिनेंट था, बाहर वाला मॉड था। ये फार्मूला एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने का। और इसको कैसे सॉल्व करोगे? कुछ भी 4 नंबर होंगे, ऐसे सॉल्व करोगे तो आपका डिटरमिनेंट का आंसर आ जाएगा। ये भी लिखना है आपने कि हाउ टू सॉल्व द 2/2 डिटरमिनेंट। एटलीस्ट 3/3 डिटरमिनेंट पे हम बात नहीं करेंगे, मैं लिख देता हूं हाउ टू सॉल्व 2/2 डिटरमिनेंट। और 2/2 डिटरमिनेंट का मतलब है ऐसा डिटरमिनेंट जिसमें 2 रोज और 2 क्या हो? कॉलम। तो मैं लिख देता हूं कि ए बी सी डी, 2 रोज 2 कॉलम वाला ऐसा कोई डिटरमिनेंट है। तो सॉल्व करने का तरीका होता है भाई a इंटू डी, बीच में अपनी तरफ से माइनस, फिर आप कर देते हो c इंटू बी। कर लोगे इतना सा काम, है ना। अब ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ बच्चे क्योंकि यहाँ से ना क्वेश्चन इजी बन जाएगा, बहुत इजी बन जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते उतना इजी बन जाएगा। नहीं तो इसके लिए ना 2 क्वेश्चन बनेंगे। एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल निकालोगे, एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल निकालोगे। ऑलरेडी देखा है फार्मूला कितना बड़ा था, है ना। तो इसको सॉल्व करोगे, दोनों को फार्मूला को जो भी आंसर आएंगे उससे उनको ऐड करोगे, तब जाके एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो मैं आपको ना उसमें उलझाना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि आपका जो आंसर है वो जल्दी बन जाए। जिस बच्चे ने ये फॉर्मेट याद किया होगा उसको ये समझ में आएगा कि मैं इसकी पोजीशन पे ना पहले क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ। क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग पहले वाली पोजीशन पे लिख देता हूँ भाई -5,7, राइट। सेकंड वाली पोजीशन पे लिख देते हैं भाई -4, -5। थर्ड पोजीशन पे लिख देते हैं आपका -1, -6। और फोर्थ पोजीशन पे लिख देते हैं आपका 4, 5 पोजीशन पे लिख दिया। अगेन माइंड में फार्मूला याद नहीं होगा, तरीका याद रखना है। तरीका क्या बोलता था? हाफ लगा दो भाई, डिटरमिनेंट बना दो। अब पहला एक डायगोनल पकड़ लो, फिर x2 माइनस x1, या जो भी आपका x होगा उसको कैसे माइनस करना, तो मैं बोलूंगा -1 माइनस ऑफ -5। अब मैं सीधा लिखूंगा, ऐसे नहीं लिखूंगा, कैलकुलेशन करके लिख रहा हूं। -1 माइनस ऑफ -5 यानी -1 + 5, -1 + 5 इक्वल टू 4, -1 + 5 इज इक्वल टू 4। ये मैंने x3 माइनस x1 इकट्ठा करके कितना लिख दिया भाई? 4 लिख दिया। बात समझ में आ गई?
y के ऊपर आओ, -6 - 7, -6 - 7 करोगे तो -6 - 7 इक्वल टू 13, किसका, माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 13, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। फिर इस वाले पॉइंट के ऊपर सेकंड डायगोनल पे आना है, अगेन यहाँ पे x का पॉइंट 4, यहाँ पे x का पॉइंट -4, तो -4 माइनस ऑफ -4 यानी 4 + 4, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई 8। फिर मैं बात करूं y के रिस्पेक्ट में, तो y4 माइनस y2 करोगे यानी 5 माइनस ऑफ -5 यानी 5 + 5, तो 5 + 5 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा भाई 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10। जैसे इसको सॉल्व करोगे हाफ, बाहर बचे, ये मॉडुलस भी लगाना है साथ में, जैसे इसको सॉल्व करोगे ये तो आ जाएगा 40, है ना, और जैसे इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना बनेगा 104 बनेगा आई थिंक, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 104 बन गया, साथ में क्या लग गया आपका डिटर्मिनेंट। पर इसमें एक मिस्टेक की मैंने अभी, क्या मिस्टेक की देखें, आप भी मिस्टेक करोगे, 40 किया, माइनस अपनी तरफ से लगाया फार्मूले वाला, जैसे इनको करोगे मल्टीप्लाई तो माइनस का 104 आएगा, यानी -104। समझ में आया क्या मिस्टेक हुई, माइनस तो ऑलरेडी बच्चे फार्मूले में है, पर आप मल्टीप्लाई किसको कर रहे हैं, 8 × -13, तो 8 × -13 करने से आंसर आएगा -104। तो जैसे ही ये माइनस माइनस ओपन होगा तो आंसर क्या आ जाएगा पॉजिटिव हाफ, और यहाँ पे 40 + 104, तो जैसे इसको सॉल्व करोगे बाहर तो ऑलरेडी हमने एक मॉडुलस लगाया है, ये बनेगा 144 / 2। अगर मॉडुलस निकालने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव बन जाता है। सॉल्व करोगे 72, तो आंसर आएगा 72 स्क्वायर यूनिट्स, 72 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर आने वाला है भाई, 70 स्क्वायर यूनिट्स, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में कुछ अलग सीखा, इस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट सीखा जो पहले नहीं सीखा था, थ्योरी वाले लेक्चर में भी नहीं सिखाया था मैंने ना, वहां पे मैं बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको छोड़ के चला गया था कि दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालो। अब जिस बच्चे ने थोड़ा सा ऐसा करना है कि हम निकाल के देखते हैं सेम आता है कि नहीं आता है, उनके लिए चैलेंज है भाई कि आप इसमें ABC का एरिया निकालो, फिर ACD का एरिया निकालो, लास्ट में दोनों के एरिया को ऐड करना, आपका आंसर भी सेम बनेगा भाई 72 स्क्वायर यूनिट्स। पर अगर ये वाला मेथड आता होगा तो बहुत ज़्यादा कम टाइम में आप इसका आंसर बना सकते हो। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, इसी को बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड टू सॉल्व द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, है ना, तो डिटर्मिनेंट मेथड है टू सॉल्व द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अगेन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इतना आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से बताओ कितना डिस्टेंस है इस पॉइंट का, याद आया, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस तो बोलेंगे मॉड ऑफ वाई, मॉडुलस ऑफ वाई, बोला था ना ऐसे, तो वही सेम कंसेप्ट, मैं सीधा इसको देख के बोल देता हूँ, आंसर आएगा मॉडुलस ऑफ 5, मॉडुलस ऑफ 5 का मतलब आंसर बन जाएगा 5 यूनिट्स। अब कैसे बना होगा एक बार देख भी लेते हैं, बल्कि इतना एक्सप्लेनेशन की इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये वाला टॉपिक आपको करवाया था थ्योरी वाले पोर्शन में। आपका पॉइंट है -4,5, अब -4,5 कहाँ पे लाई करेगा, तो x की तरफ -4 कदम, 1 2 3 4, ये -4 है तो -4 इस तरफ और 5 इस तरफ, 1 2 3 4 5 कहीं पे ये मिलेंगे तो ये वाला पॉइंट आएगा -4,5। अब नहीं, उसने ये पूछा है कि जो -4,5 है एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो आपने ये डिस्टेंस बतानी है कितनी है, और ये आप इस तरफ गए थे कितने 4 कदम, इस तरफ कितने गए थे 5 कदम, तो कितना दूर है एक्स एक्सिस से भाई 5 यूनिट्स, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 5 यूनिट्स। बल्कि मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट भी करवाया था, इतना बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस से पूछा जाए कितना दूर है तो मॉडुलस ऑफ उसका क्या कर दें y, और अगर बाई एक्सिस से पूछा जाए तो मॉडुलस ऑफ क्या कर दें x, तो इसका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी। मैं गारंटी लेता हूं कि अभी भी आपने बहुत सारे बच्चों ने इसका जो आंसर मार्क किया होगा वो इसको देख के ही माइंड में आता है, एक्स एक्सिस की जगह -4, आंसर में उन्होंने पक्का 4 मार्क किया होगा, है ना, क्योंकि मेरे को पता है कि ऐसा बच्चे गलतियां करते हैं। अगर आपने गलती की है तो आगे से मत करना, है ना, समझ गए ना मैंने क्या बोला, ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस से कितना दूर होगा तो अपोजिट होता है हमेशा, कि उसका जो बाई कोऑर्डिनेट होता है वो आंसर आना होता है, पर हमेशा मॉड के साथ, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो 9th क्वेश्चन भी आपका हो गया। 10th क्वेश्चन पे आइए, ये भी इजी क्वेश्चन है, इमेज ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अच्छा जी, इमेज बनानी है, अब देखो इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ सकता है भाई आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इमेज ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अब इस पॉइंट को पहले लोकेट करते हैं, ये पॉइंट है सेकंड क्वाड्रेंट में जहां पे x की जगह -3
और बाई की जगह 6, 1 2 3 4 5 6 जहाँ पे मिलेंगे यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, इसका नाम है -3,6। एग्री कर गए इससे? इसकी इमेज बनानी है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अब इमेज का मतलब अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस बोला है तो वाई एक्सिस के ऊपर एक मिरर एज्यूम करें और उसकी मिरर इमेज तैयार कर दें। अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस पूछा है तो एक्स एक्सिस के ऊपर मिरर को एज्यूम करके उसकी मिरर इमेज क्या कर दो, तैयार कर दो। तो फिजिक्स में भी सीखा होगा, फिजिक्स का कंसेप्ट है कि जितना दूर मिरर से ऑब्जेक्ट होता है उतने ही पीछे मिरर की उसकी क्या बनती है भाई, इमेज बनती है। फिजिक्स का कंसेप्ट है, सेम हम यहाँ पे भी यूज करने की कोशिश करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस बोला है, इट मींस वाई एक्सिस पे आपने क्या लगा दिया भाई, मिरर लगा दिया। तो मिरर लगा दिया तो इसकी जो इमेज बनेगी कहीं ना कहीं इसके पीछे जाके यहाँ पे बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? जो डिस्टेंस यहाँ पे वही डिस्टेंस यहाँ पे, जितने दूर ऑब्जेक्ट उतने पीछे उसकी क्या बनेगी, इमेज। तो अगर मैं इसको देख के बता पाऊं तो आप ये समझे कि इस पूरी की पूरी कहानी में भाई 6 की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, इस पॉइंट में भी ये सेम रहेगा, यानी कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 3,6। समझे कि नहीं समझे? 3,6 बनेगा कि नहीं बनेगा? इजी है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। सेम पॉइंट बस आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिया, हाइट दोनों की सेम। ये -3 यहाँ पे चला था, ये +3 यहाँ पे चलेगा, तो आंसर आएगा 3,6, ऑप्शन नंबर बी। विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस भी पूछ सकता है। अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस पूछता तो एक्स एक्सिस के ऊपर क्या एज्यूम करते बच्चे, मिरर। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर मिरर एज्यूम कर देते तो आपका जो आंसर बनता वो कौन से क्वाड्रेंट में जाता, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाते ही आंसर बनता -3, -6। और अभी के लिए पूछा था आपका बाई के रिस्पेक्ट में, तो आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, राइट। आगे बात समझ में? तो ये वाला क्वेश्चन भी आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कुछ इजी क्वेश्चन भी हैं बीच में, कुछ आपके थोड़े से टफ लेवल के भी रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल इज एट ऑरिजन। जो ट्राइंगल है उसका सेंट्रॉइड दिया है बच्चे ओरिजिन के ऊपर। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। थर्ड वर्टेक्स हमें फाइंड आउट करनी है ट्राइंगल की। दो वर्टिसेस हमें दे दी गई हैं। उसने बोला एक ट्राइंगल हमने कंसीडर किया और इस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं 3, जिसमें से 2 ऑलरेडी आपको गिवन है। ए वर्टिसेस दे दिया -3,1, बी वर्टिसेस मान लीजिए 0, -2 दिया है। थर्ड वर्टिसेस आपको निकालनी है, थर्ड वर्टेक्स निकालना है, उसको आपको एज्यूम करना पड़ेगा। मैंने एज्यूम कर लिया x, y। पर उसने एक चीज बोली है कि उस ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड आएगा वो आ रहा है ओरिजिन के ऊपर, यानी इसका जो भी सेंट्रॉइड बना होगा। अब सेंट्रॉइड कैसे बना होगा ये आपको भी जानते हो, ये मिड पॉइंट आया होगा ऐसे, इसका मिड पॉइंट आया होगा ऐसे, इसका मिड पॉइंट आया होगा ऐसे। तो जो भी आपका सेंट्रॉइड बना होगा वो बना होगा ओरिजिन के ऊपर, यानी दिस इज नथिंग बट इट इज जी। जी की वैल्यू दी है तो फॉर्मूला यूज करोगे, जी तो दिया है ना, तो मैं बोलूंगा जी निकालने का तरीका क्या होता था भाई। जी निकालने का तरीका होता था -3 +0, याद आ गया, x1 + x2 + x3 /3, और साथ में +x /3, y1 + y2 और +y3 /3। ये किसके पॉइंट आए, सेंट्रॉइड के। और सेंट्रॉइड की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है भाई, 0,0। तो कंपैरिजन के लिए इजी हो जाएगा। इसका आंसर 0 से कंपेयर कर लोगे, इसका आंसर भी 0 से कंपेयर कर लोगे, क्योंकि ऑलरेडी ये सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट है जो कितना बना है ओरिजिन के अकॉर्डिंग 0। ये सेंट्रॉइड का बाई कोऑर्डिनेट है जो ओरिजिन के अकॉर्डिंग क्या बन गया है भाई, 0 बन गया है। तो यहाँ पे आप बोलोगे इसको सॉल्व करो, -3 + x/3 आफ्टर कंपेरिजन इज इक्वल टू 0, और -1 -2 + y/3 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 खत्म, x की वैल्यू यहां से बन जाएगी 3, x की वैल्यू 3 आ गई। जैसे इसको करोगे ये भी खत्म हो गया, यहाँ पे आ जाएगा भाई -1। तो -1 बनाते ही y की वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी, 1। इट मींस जो थर्ड वर्टेक्स हमने एज्यूम किया था x, y, उसकी वैल्यू आएगी भाई 3,1। तो 3,1 ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा भाई बी के साथ। तो बी ऑप्शन इसका होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ होगा, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर थोड़ा सा सोचें कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। लेंथ दी है आपको बच्चे एक लाइन सेगमेंट की 10 यूनिट्स। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वन एंड पॉइंट दे दिया आपको, और इफ द एब्सिसा ऑफ द अदर एंड, जो अदर एंड होगा आपका लाइन का उसका एब्सिसा दिया है। अब एब्सिसा ऑर्डिनेट आपको क्लियर होने चाहिए, अगर नहीं होंगे तो मामला यहीं पे खत्म हो जाएगा ना, यहीं पे ही टाटा बाय बाय हो जाएगा। क्योंकि अब एब्सिसा ऑर्डिनेट का ही पता नहीं होगा तो क्या समझ पाओगे, क्या एब्सिसा क्या ऑर्डिनेट, दो नए शब्द आ गए है ना।
तो आपको क्लियर होना चाहिए एब्सिसा इज नथिंग बट इट इज द पॉइंट ऑफ एक्स। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, बाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं चीजों को। एक लेंथ है लाइन सेगमेंट की 10 यूनिट्स, तो मैं इसकी लेंथ को बोल रहा हूँ भाई 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स इसकी लेंथ आ गई। लेंथ आने के बाद नेक्स्ट उसने बोला कि इफ वन एंड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट का एक एंड पॉइंट दे दिया आपको 2, -3, तो मैंने 2, -3 एक एंड पॉइंट मान लिया। एंड द अदर एंड उसने बोला था इफ एब्सिसा ऑफ अदर एंड, जो दूसरा एंड है उसका एब्सिसा दिया है कितना 10, तो मैं बोल देता हूं सेकंड होगा एब्सिसा 10, यानी ऑर्डिनेट हमने एज्यूम कर लिया बाई। क्या एज्यूम कर लिया बाई? क्योंकि उसने बोला है उसका ऑर्डिनेट ही पूछा है। क्या पूछा है? ऑर्डिनेट। यानी क्वेश्चन आपके पास इस डायग्राम में क्लियर हो गया कि ए भी एक लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ है 10 यूनिट्स का, जिसमें से एक एंड पॉइंट आपके पास दिया है भाई 2, -3, और जो सेकंड एंड पॉइंट है उसका एब्सिसा गिवन था, ऑर्डिनेट हमें निकालना था। पूरी सिचुएशन मैंने बना दी। 10 यूनिट्स दिया है, सोच समझ के दिया होगा। 10 यूनिट्स दिया है मतलब डिस्टेंस दिया है, सोच समझ के दिया होगा। आप बोलोगे ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 - x1। x2 है यहाँ पे 10 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। अगेन y2 की वैल्यू आपके पास y - y1 यानी +3 का होल स्क्वायर है ना। डायरेक्ट में थोड़ा सा शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, समझ जाना है इतना तो, है ना। अगर आप 10th ग्रेड में हो, अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना तो आपको आना चाहिए। अब इसमें देखो अंडर रूट भी लगाना पड़ेगा, और इस अंडर रूट को हटाने के लिए फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड भी करना पड़ेगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी है? 10 है। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो मैंने लिखा स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर बनेगा। यहाँ से अंडर रूट खत्म। 10 - 2 8 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर यूज करना है। a² + b² + 2ab। अगेन इसको सॉल्व करो भाई, ये 100 बनेगा। ये आपके पास कितना बना होगा? ये बना होगा 64। तो यहाँ पे आ जाएगा 64, ये +9 एक साथ लिख देता हूँ, प्लस y² +6 ऑफ y। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 64 + 9 करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा बच्चे 73। 73 आपका फिर बाद में यहाँ पे भेजता हूँ इसको, यहाँ पे आ जाएगा y², यहाँ पे 100 एज इट इज, और यहाँ पे आ गया आपका y² +6y, राइट। अगेन इस 100 को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो आप बोलोगे y² + 6y। अब ये आ जाएगा आपके पास +73 - 100 = 0। अगेन मैं बोलूँ तो यहाँ पे आपके पास इसमें करोगे तो 27 बन रहा होगा, है ना। 8 9 10 27। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो इसके अकॉर्डिंग बनेगा। आपके पास आ गया y² + 6y - 27 = 0। अब यहाँ से y की वैल्यूज निकालेंगे, जो उसने बोला है कि y निकालो भाई, y की वैल्यूज निकालोगे तो मैं बोलूंगा अब सोचो मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए -27, ऐड सब्ट्रैक्ट करके चाहिए 6। तो ये पॉसिबल है? तो देखो भाई 9 × 3 से मेरे को कुछ चांसेस लग रहे हैं, 9, 3, क्योंकि 9 × 3 27 होता है और दोनों का डिफरेंस भी कितना आ जाता है 6। अब देखना कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव वही डिसाइड करेगा। तो आप एक काम करिए, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। तो 9 × -3 मल्टीप्लाई करोगे -27, ऐड करोगे पॉजिटिव का 6। तो जैसे आप स्प्लिट करोगे, स्प्लिट करने के बाद जो फाइनल आंसर बनेगा कुछ इस फॉर्मेट में बनेगा y + 9 और साथ में y - 3 = 0। एक स्टेप यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, इग्नोर किया, पर आपने नहीं करना है, आप समझदार हैं, आपने सीखा ये वाली चीज़, आप एक स्टेप इसमें डाल के चलेंगे। आप बोलोगे y + 9 = 0 हो सकता है, या y - 3 = 0 हो सकता है, या तो y की वैल्यू आएगी बच्चे -9, या तो y की वैल्यू आ जाएगी +3। तो 3 और -9 ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना है? सी के साथ। और ऑप्शन नंबर सी ही आपका इसका क्या होगा भाई? राइट आंसर होगा। अब कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर ये 2 पॉइंट्स कैसे आ गए? अब मैंने कहा भाई आपने 10 यूनिट्स यहाँ पे लिया, आप 10 यूनिट्स यहाँ पे भी तो ले सकते थे पीछे को, तब भी एक पॉइंट आता, और उसका डिस्टेंस भी क्या होता, 10 यूनिट्स का होता, तो उसमें वो सेकंड वाला पॉइंट है, राइट। तो इसमें दोनों वैल्यूज बनेगी भाई, एक आंसर नहीं आएगा, इसके दो आंसर आएंगे, बाई की 2 वैल्यूज, राइट। तो आई थिंक क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। बताना भाई किसका ये वाला आंसर सही आया था ना, एक बार कमेंट पक्का करें किसका आंसर सही आया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर।
थोड़ी सी स्पीड भी इंक्रीज करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है आज के सेशन में। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में, स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज इक्वल टू -2/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इन दोनों पॉइंट्स की स्लोप जो दी है वो -2/5 दी है, आपने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, इन दोनों पॉइंट की स्लोप दी है और स्लोप निकालने का तरीका भी मैंने बताया था आपको। एक 3,4 है, एक पॉइंट आपके पास -2, है। अगर मैं स्लोप की बात करूं तो इसने वो स्लोप को बोल दिया भाई -2/5, स्लोप निकाली कैसे होगी, तो फार्मूला यूज किया होगा। स्लोप का फार्मूला याद है क्या, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो अगर नहीं है याद तो याद करें, अगर ये भी नहीं पता कि स्लोप होती क्या है तो प्रीवियस लेक्चर देखें, ताकि थ्योरी में इतना तो क्लियर हो जाए कि स्लोप होती क्या है। अगर मैं स्लोप, उसने बोला है -2/5, यहाँ पे स्लोप निकालूंगा तो मैं बोलूंगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यही स्लोप होती है और इसकी वैल्यू बोली है उसने -2/5। सारी की सारी वैल्यू पुट करते हैं। अब क्यों पुट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को ना a की वैल्यू निकालनी है और a निकालने के लिए कोई ना कोई इक्वेशन बिठानी पड़ेगी मेरे को। उसने स्लोप दी थी, मैंने स्लोप का फार्मूला यूज कर लिया ना। जैसे स्लोप का फार्मूला यूज करूंगा, आपके पास y2 - y1 a -4 x2 - x1 -2 -3 इज इक्वल टू -2/5। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं भाई, a -4 नीचे आ जाएगा -5 इज इक्वल टू -2/5। जैसे ही -5 यहाँ पे जाएगा तो आप देखोगे -5 ऐसे बनेगा, a -4 इज इक्वल टू -2/5 इंटू -5, और अगेन 5 से 5 कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव, a -4 इज इक्वल टू +2 बन जाएगा। और a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई, 6 आएगा आपका आंसर, a की वैल्यू 6, यानी ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। तो जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर ए आया है उनका राइट आंसर है, राइट। अगर स्लोप का कंसेप्ट क्लियर होगा तो आंसर आ जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, द लाइन थ्रू द पॉइंट -2,6 and 4,8 is perpendicular to the line through the point 8,12 and x,24, find the value of x। तो उन्होंने ये बोला था कि कुछ लाइन है हमारे पास, लाइन सेगमेंट जो आपके पास -2,6 और सेकंड आ जाएगा आपका 4,8 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, जिसके पॉइंट उन्होंने दिए हैं भाई 8,12 और सेकंड पॉइंट है x,24। ये दोनों जो लाइन सेगमेंट है आपस में क्या है भाई, परपेंडिकुलर है। डायग्राम मैंने बना दी, आपसे बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर वैल्यू ऑफ x बोला है तो कोई ना कोई रिलेशन आपको x का बनाना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलर बोलता हूं तो इनके स्लोप का रिलेशन बनता है, आपको मैंने करवाया थ्योरी में कि दोनों की स्लोप का मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू कितना आता है बच्चे, -1 आता है। तो यहां से मैं इसके नाम भी देता हूं, इसको ए बी बोल देता हूं, इसको सी डी बोल देता हूं। तो मैं अब x की वैल्यू निकालना चाहता हूं, जो आपका d कोऑर्डिनेट का एब्सिसा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं कंसेप्ट यूज करूंगा कि बी नो दैट ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। सी डी लिखो या डी सी लिखो, एक ही बात है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। इट मींस जो स्लोप होगी ए बी की और स्लोप होगी आपकी सी डी की, m डिनोट्स द स्लोप, राइट, वो इज इक्वल टू आएगी भाई -1। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग चीजों को बिठाने की कोशिश करते हैं कि दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू -1। अब मैं यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, मैं निकालता हूँ पहले एम ए बी। तो एम ए बी निकालने का फार्मूला अगेन y2 - y1 अपॉन x2 - x1, दो पॉइंट्स गिवन हो तो स्लोप तो ऐसे निकालते हैं। यहाँ पे y2 - y1 यानी आपका 8 - 6 अपॉन x2 - x1 यानी 4 -2 यानी +2। सॉल्व करोगे तो याद आएगा आपके पास 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6 यानी 1/3। 1/3 इसकी स्लोप आ गई। सेकंड एम सी डी की स्लोप निकालते हैं, सी डी आपको दिख गया शायद। अगेन मैं बोलूंगा y2 - y1, y2 - y1 का मतलब 24 - 12 अपॉन x2 - x1, राइट। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो यहां से भी आंसर बन जाएगा, आपका आंसर बन गया 12 अपॉन x - 8। ओके, ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई, इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। तो मैं लिखूंगा पुट इक्वेशन 1 2 इन इक्वेशन 2 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दो ये सारी की सारी वैल्यूज, और इसके अकॉर्डिंग पुट करोगे तो दोनों का प्रोडक्ट, और दोनों का प्रोडक्ट बोले तो यहाँ पे ए बी ये रहा 1/3,
इज मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू -1, और यहाँ से आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यूज आ जाएगी। सॉल्व करोगे ये चला जाएगा भाई 6 टाइम्स, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपके पास 6 इज इक्वल टू -x, पॉजिटिव 8 बनेगा, x को इधर भेज दीजिए, ये 8 - 6 बन जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो x की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इसका क्या आएगा भाई, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। डी आया क्या, डी डी डी, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हो, कुछ गलत तो नहीं किया। ए बी और साथ में लिया था हमने ए बी -2 6 4 8, बिल्कुल सही है। 8, 12 ये भी सही है, और साथ में x, 24 ये भी सही है। ए बी और सी डी आपस में परपेंडिकुलर, ए बी की स्लोप निकालते हैं y2 - y1, 8 - 6 इज 2, एंड x2 - x1 4 + 2 यानी 6, 2/6 यानी 1/3, ये वाला राइट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सी डी के ऊपर। सी डी में हम करेंगे भाई y2 - y1, y2 - y1 करोगे तो आपके पास 24 - 12, 24 - 12 कर लिया तो आंसर आ जाएगा आपके पास 12, सही है। और x - 8 कर लिया तो ये आंसर आ जाएगा, ये भी सही है भाई, बिल्कुल सही है। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन x - 8, जैसे इसको सॉल्व करोगे, अच्छा 4 आएगा भाई, 6 नहीं आएगा, 3 6 जा तो 18 होता है, 4 आएगा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा यहाँ पे कटेगा, तो यहाँ पे आएगा 3 4 जा 12। अगेन आगे कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, सही बात है, कैलकुलेशन एरर होगी भाई, देखें कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक, और इस मिस्टेक होते ही आंसर हो जाता है गलत, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा भाई 4, और यहाँ पे x - 8 इज इक्वल टू -1, 4 इज इक्वल टू -x पॉजिटिव 8, x को इधर भेजो तो x के, और ये 8 + 4 आ जाएगा, और आंसर आ जाएगा 12, और x की वैल्यू 12 भी मैच नहीं हो रही है क्या, -x पॉजिटिव 8, 3 4 जा 12, सही है, और 3 4 जा 12, x - 8 यहाँ पे 4 बचेगा, x - 8 वहाँ पे जाएगा, -1 है, -x पॉजिटिव 8 बन जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, पॉजिटिव क्यों कर रहा हूँ फिर मैं, यहाँ पे आपका माइनस होगा भाई। यहाँ पे बना था, एक बार मैं फिर से कर लेता हूँ भाई, यहाँ पे देखें 4 इज इक्वल टू -x पॉजिटिव 8 बनेगा, अब x को इधर भेज दो, 4 को इधर भेज दो, तो 8 - 4 बन जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, 4, और 4 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बनेगा, राइट आंसर। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है उसका क्या है आंसर, बिल्कुल राइट है। सेम हमने परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप होता है उसका रिलेशन यूज किया, दोनों लाइंस को स्लोप निकाला, मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू -1 किया, तो ये रिलेशन होता है व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये रिलेशन क्यों आता है ये आप 11th क्लास में सीखोगे बड़े अच्छे से, अगर मेरे से पढ़ोगे तो भी सीख लोगे, है ना, किसी और से पूछोगे तब भी सीख लोगे। तो ये रिलेशन आया कहाँ से, इसके ऊपर ज़्यादा ना चर्चा करता हुआ सिर्फ इतना सा याद रखें कि पैरेलल लाइंस में दोनों स्लोप सेम, परपेंडिकुलर लाइंस में दोनों स्लोप का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1, तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा वो होगा बच्चे करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 को देखें, क्वेश्चन नंबर 15 में है ये जो आपके पास 3 पॉइंट्स है आपस में कॉलिनियर है, आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको याद होगा कि हमने किया था अगर 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो कंडीशन बनती है, और कंडीशन बनती है कि x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इज इक्वल टू 0 हो जाता है, होता है ना 0, क्योंकि हमने केस बना के किया था कि इन केस ऑफ कॉलिनियर पॉइंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0, हाफ पहले 0 हो गया यानी इसकी वैल्यू भी इज इक्वल टू क्या रहेगी 0। तो हम सेम कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे और फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ के। तो ये वाला पॉइंट भाई x1 y1 x2 y2 x3 y3 सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दो, x1 की जगह आ जाएगा 1, y2 आपके पास 0 -y3 -k प्लस x2 5/4, और फिर y3 k -y1 -1, ओके, प्लस x3 की वैल्यू आ जाएगी 2, y1 -y2, y1 की वैल्यू 1 और y2 की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सॉल्व करोगे यहाँ पे आप देखोगे -k आ गया, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे अंदर जाके तो आएगा 5k/4 -5/4,
अगेन यहाँ पे आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो एलसीएम लोगे लेफ्ट हैंड साइड में तो आंसर कितना बनेगा भाई, एलसीएम आएगा 4। 4 एलसीएम लेते ही डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे आएगा -4k प्लस 5k -5, और अगेन आपके पास 4 से करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 8। कितना आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही 4 खत्म हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो -4 + 5 आंसर आ जाएगा आपका k, और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3, और 3 किसका आ जाएगा बच्चे, पॉजिटिव का, इज इक्वल टू जी हाँ 3 आ जाएगा। अगेन आप सॉल्व करोगे तो k की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास -3, तो k इज इक्वल टू -3 अगर ऑप्शन में है तो वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, राइट। तो देखें इस क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन नंबर 15 हमने कर लिया। कोई डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताएं, कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखें, आपने स्लोप निकालनी है, स्लोप ऑफ द पॉइंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट्स हैं, इसकी स्लोप निकालनी है। अगर मैं एक लाइन सेगमेंट बनाता हूँ, एक पॉइंट है a_t1², फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास a_t1², 2a_t1, सेकेंड पॉइंट है आपके पास a_t2² और कॉमा 2a_t2, राइट। ये आपके पास पॉइंट्स हैं, आपने स्लोप निकालनी है। स्लोप का फॉर्मूला याद है ना, by2 - by1। इसमें by2 बनेगा आपके पास 2a_t2 - 2a_t1 अपॉन x2 - x1। x2 आपके पास आ जाएगा a_t2² - a_t1²। तो आपके पास y2 - y1 अपॉन x2 - x1। जैसे सॉल्व करोगे तो मैं बोलूंगा इसमें कॉमन निकालने की कोशिश करो। ऊपर से कॉमन क्या आ गया भाई, 2a कॉमन आते ही यहाँ पे t2 - t1 बच जाएगा। यहाँ से कॉमन निकालोगे a कॉमन निकालते ही अंदर फिर से क्या बचेगा, t2² - t1², ये बचेगा। a से a क्या हो गया, कैंसल। अगर आप नीचे देखोगे तो a² - b² का फॉर्मेट बना, जिसको आप बोल सकते हो a + b × a - b। ऊपर है आपके पास 2 × t2 - t1 अपॉन यहाँ पे a² - b² का फॉर्मेट, तो आप लिखोगे t2 + t1 मल्टीप्लाई बाई t2 - t1। अगेन t2 - t1 से t2 - t1 कैंसल, तो फाइनल आंसर आ जाएगा भाई 2 अपॉन, इसको लिखा जा सकता है t1 + t2। तो ऐसा कुछ आंसर है ऑप्शन में, तो ये आपका राइट आंसर बनेगा 2 अपॉन t2 + t1, यानी ऑप्शन नंबर सी 2 अपॉन t2 + t1 ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। इसमें भी कंसेप्ट स्लोप का है, पर सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग वाली है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा तो सिंप्लीफिकेशन कुछ बच्चों ने बना ली होगी, तो कहीं ना कहीं उसी का ही छोटा सा पार्ट थी ये, तो बहुत सारे बच्चों का ये आंसर भी सही आया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आपने जाना राइट आंसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 क्वेश्चन में है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1,1 फ्रॉम इट्स इमेज। अब इमेज किसके रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, या किसी और के रिस्पेक्ट में। तो विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन लिखा है, विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। इट मींस, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा एनालाइज करें। आपसे बोला है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1,1, जो आपका यहाँ पे आएगा, आपको पता है ये 1,1 पॉइंट है, इसकी इमेज निकालनी है। और इमेज है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, नहीं वाई एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। फिर उनके बीच का डिस्टेंस, अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस बोलता तो इमेज बनती यहाँ पे जो आती 1, -1, क्लियर है। विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस बोलता तो इमेज बनती यहाँ पे जो आती आपके पास -1,1, कितनी आती, -1,1। अब विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पूछा है, और ओरिजिन का मतलब तो यही होता है 0,0। तो इसके रिस्पेक्ट में उसकी इमेज पूछ ली, उसकी इमेज पूछ ली, तो उसकी रिस्पेक्ट में तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे मिरर लगा है, इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी भाई, यहाँ पे बनेगी। और उस पॉइंट को बोलेंगे -1, -1। सही बोल रहा हूँ क्या, ये इसकी इमेज हमने एज्यूम कर ली विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इमेज बनानी थी, यानी ओरिजिन पे ऊपर क्या रख दिया, मिरर। ओरिजिन के ऊपर मिरर रखा तो आपने इसकी इमेज कहाँ पे पाई भाई, बिल्कुल जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस उसके पीछे, यानी आपकी इमेज बनेगी थर्ड क्वाड्रेंट में, जिसके वर्टेक्स रहेंगे -1, -1। अगेन आपको अगर मैं इसको ए बोल देता हूँ तो ये वाला पॉइंट बी हो गया। आपको डिस्टेंस पूछा है तो ए बी डिस्टेंस निकालें, y2 - y1 या x2 - x1, जो भी आपको सही लगे। तो x2 - x1 कर लेते हैं, x2
-(-1) यानी +1 होल स्क्वायर प्लस y2 -(-1) यानी +1 का होल स्क्वायर एंड होल अंडर रूट, डिस्टेंस निकालने का फार्मूला 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, अंडर रूट 8 बनेगा। और अंडर रूट 8 में कहीं ना कहीं इसको अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो लिखोगे भाई 2 इंटू 2 इंटू 2 अंडर रूट, और 2 अंडर रूट का एक, 2 2 का एक 2 बाहर, तो 2 अंडर रूट 2 आपका क्या बन जाएगा भाई आंसर। तो डिस्टेंस बनेगा 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स, ऑप्शन नंबर सी। तो जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आया है उनका आंसर इसमें क्या है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो 17 क्वेश्चन हमने कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रेशियो डज द लाइन दिस डिवाइड्स द जॉइन 3,4 एंड 7,8। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके कंसेप्ट को समझ लेना भैया इजिली। आपने रेशियो निकालनी है, रेशियो निकालनी है। व्हाट डज द रेशियो दिस लाइन डिवाइड्स द जॉइनिंग ऑफ दिस 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स हैं जिसमें से 3,4, सेकेंड पॉइंट की बात करूं तो 7,8, और दोनों पॉइंट्स को एक लाइन डिवाइड कर रही है। किस रेशियो में डिवाइड कर रही है निकालना है। तो यही है, द फाइंड द रेशियो डज दिस लाइन डिवाइड दीज 2 पॉइंट्स। दीज 2 पॉइंट्स को डिवाइड करेगी तो मैं बोल सकता हूं ये जो लाइन होगी कहीं बीच में या बीच में कहीं पे भी इनको डिवाइड कर रही होगी, जिसका मतलब है भाई 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इतनी सी बात समझ में आई, आगे इतनी सी बात समझ में। अब आपको जो निकालना है वो निकालना है भाई रेशो। रेशो निकालनी है तो रेशो को एज्यूम करना पड़ेगा। तो एज्यूम रेशो के रेशो 1 है ना, पुरानी कहानी पे चलते हैं। एज्यूम रेशो के रेशो 1, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे के रेशो 1 लिखा है। अब मैं इस के रेशो 1 के अकॉर्डिंग ना ये वाला पॉइंट निकालूंगा। इसको ए मानूं, इसको बी मानूं, तो ये वाला पॉइंट मान लेता हूँ सी। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता कर सकते हो क्या? अगर आपको के रेशो 1 दिए तो सी पॉइंट तो आ जाएगा, पर आएगा किस रिस्पेक्ट में, के में आएगा ना। कोई बात नहीं, निकाल लो। और कहीं ना कहीं वो सी पॉइंट होगा, वो इसी लाइन के ऊपर बैठा है, तो ये सी पॉइंट इस लाइन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अरे वो सोल्यूशन होगा ना, अगर सी पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो सी पॉइंट इज द सोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन, तो उसमें वो सेटिस्फाई भी तो करेगा, है ना, सिखाया था मैंने। अगर आप इस कंसेप्ट के साथ जाओगे तो के रेशो 1, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर पॉइंट पी निकाल लेते हैं। पॉइंट पी कैसे आएगा, सेक्शन फार्मूला लगा के, सेक्शन फार्मूला यूज करें। के को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 7k प्लस 1 को करोगे 3 के साथ तो 3 अपॉन के प्लस 1, कॉमा सेकेंड पॉइंट बनेगा आपके पास 8k और प्लस 4 अपॉन के प्लस 1। ये आपके पास कौन सा पॉइंट आया भाई, पी, सी पॉइंट। पी पॉइंट लिखा है मैंने, सॉरी सी पॉइंट। सी पॉइंट हमने अभी माना था इसको सी, तो सी के अकॉर्डिंग सी पॉइंट मैंने निकाल लिया। 7k प्लस 3 अपॉन के प्लस 1 और 8k प्लस 4 अपॉन के प्लस 1। अब ये जो सी पॉइंट है ये किस लाइन के ऊपर है, फिर मैं लिखूंगा द पॉइंट सी लाइज ऑन द लाइन 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अगर ये जो पॉइंट है ना आपके पास सी पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करेगा तो इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैं इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कर रहा हूं, देयरफॉर ये जो पॉइंट होगा सेटिस्फाई होगा भाई उसके साथ, तो आएगा 2 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा भाई 7k प्लस 3 अपॉन के प्लस 1 एंड प्लस 3 वाई आ जाएगा आपके पास 8k प्लस 4 अपॉन के प्लस 1, साथ में आएगा पॉजिटिव 7 इज इक्वल टू 0। अगेन सॉल्व करो, ये 2 अंदर जाएगा, बनेगा 14k प्लस 6 प्लस 24k प्लस 12। अच्छा, डिवाइड बाई यहाँ पे भी k प्लस 1, इसके डिवीजन में भी k प्लस 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में आप एलसीएम ले लोगे k प्लस 1 का, और k प्लस 1 का जब ओवरऑल एलसीएम आएगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0। तो ये बनेगा आपके पास 14k प्लस 6 पॉजिटिव 24k प्लस 12 और 7 इंटू के प्लस 1 एलसीएम लिया होगा जो इज इक्वल टू क्या हो गया होगा 0। एक स्टेप यहाँ पे भी कम किया मैंने, समझ गए होंगे, एलसीएम लेना सबको आता है। जैसे ही इसको अब सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे जो मेरी इक्वेशन है, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, जो मेरा सोल्यूशन है यहाँ पे आ गया भाई 14k प्लस 6 प्लस 24k
प्लस 12 एन प्लस 7k प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लें के वाले टर्म इकट्ठी करके। 14, 24 एंड 7 यहाँ पे लिख देता हूँ। 14, 24 एंड 7 सबको ऐड कर लो। 14, 24 एंड 7 जैसे ही ऐड करोगे ये आ जाएगा आपके पास 15, यस, फिर आ जाएगा 45, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 45k। अच्छा नेक्स्ट अगर बात करें तो ये 6, 7 और 12, 6 और 7 ना आपके पास आ जाएगा 13, और 13 और 12 बनेगा आपके पास 25, यस 25 आ जाएगा, और इज इक्वल टू 0। के की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चे -25 अपॉन 45। जैसे सॉल्व करोगे 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, तो के की जो फाइनल वैल्यू आएगी -5/9 आएगी। क्या आएगी? -5/9, और -5/9 के इंडिकेट्स द नेगेटिव है ना के, तो के इंडिकेट्स, अब नेगेटिव इंडिकेट्स द एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन। मैंने पहले क्लियर किया था के की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी तो डिवीजन आपका इंटरनली होगा, के की वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो डिवीजन आपका एक्सटर्नली होगा, राइट। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि के की वैल्यू आई है 5/9, वो भी नेगेटिव के, तो मैं बोलूंगा रेशो जो बनेगी 5:9 बनेगी, यानी दिस लाइन डिवाइड्स द ए बी इन द रेशो 5:9 एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली के साथ जाना है भाई, ऑप्शन आ जाएगा आपके डी 5:9 एक्सटर्नली। और इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा भाई? राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है इस आंसर में। तो क्लियर? कोई प्रॉब्लम इस वाले क्वेश्चन में? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बेसिक आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। आपने वो पॉइंट निकाला और वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई कर रहा था, उसमें क्या करवा दिया भाई? सेटिस्फाई करवा दिया। वहां से आपके पास जो चीजें आई है वो किसकी वैल्यू आई है? के की, और के की वैल्यू रेशो को ही डिफाइन करेगी, क्योंकि रेशो क्या बनाया आपने? k/1, तो जो के की वैल्यू है वही रेशो बन जाएगी। और जैसे वो रेशो बनेगी पॉजिटिव में बनी होगी तो इंटरनली डिवीजन, नेगेटिव में बनी होगी तो एक्सटर्नली डिवीजन। तो आंसर आएगा 5:9 एक्सटर्नली, राइट। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को देखें। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय द लाइन y इज इक्वल टू x। सेकेंड लाइन है आपके पास x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 0। तो पहले देखें x इज इक्वल टू y लाइन कैसे बनती है, ठीक है। तो अगर मैं इसको शॉर्टकट अप्रोच के साथ करवाऊं तो मैं देखो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इस वाले क्वेश्चन में, इसको मैं एज्यूम करवा देता हूँ आपको। ईजी है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। x इज इक्वल टू y लाइन कैसे बनी होगी? थोड़ा सा सोचें। x की वैल्यू 1 डालो, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 डालो, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0 डालो, y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू 2, सॉरी -2, y की वैल्यू भी -2, x की वैल्यू -10, y की वैल्यू भी -10। यानी आप एग्री करोगे ये जो लाइन है कुछ ऐसे एक्ट करेगी। बना के देख लेना, लाइन बनाना तो सिखाया है मैंने। ये किसका है भाई? x इज इक्वल टू वाई बोलो या y इज इक्वल टू एक्स बोलो, ये लाइन बन गई, ठीक है जी, बन गई। उसके बाद एक है x इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 6 इज द लाइन इज ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस। तो जहां पे भी x की वैल्यू 6 होगी तो वहां से एक लाइन पास करेगी ऐसे, इसको बोलेंगे हम, ये लाइन है आपकी x इज इक्वल टू 6। अच्छा, x इज इक्वल टू 6 इज द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, राइट। तो सेम टू सेम कहानी बन रही है x इज इक्वल टू 6 के साथ। तो ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला पॉइंट बनेगा ऐसी लाइन जिसपे x की वैल्यू हमेशा 6 हो, तो ये 6,0 बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड चलो, सेकंड बोला है y इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू 0 इज द लाइन ऑफ x एक्सिस। इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस होती है ना y इज इक्वल टू 0, तो ये y इज इक्वल टू 0 है। यानी वो इस ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा है आपसे। ट्राइंगल आपको समझ में आ गई, और बोल रहा है कि इस ट्राइंगल का क्या निकालो भाई? एरिया निकालो। आज इस ट्राइंगल का नाम दे दिया जाए ओ ए बी, तो मैं बोलूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी ए बी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाओगे, बेस पता चल गया क्या? मैंने कहा हाँ बेस तो पता है, कितना आएगा भाई? 6 तो बेस आ गया। हाइट के बारे में सोचें, हाइट कितनी बनेगी? अगर हाइट के बारे में सोचोगे तो मैं यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि ये आपकी एक ये वाली इक्वेशन, सेकंड आपकी ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो उसका पीओवाई आ जाएगा। तो जैसे ही मैं x इज इक्वल टू वाई एंड सेकेंड इक्वेशन आपकी ये है आपके पास x इज इक्वल टू 6, दोनों को सॉल्व करूंगा तो उसका पीओवाई आएगा।
तो आप इसमें सब्स्टिट्यूशन का यूज करो, इस x इज इक्वल टू 6 को यहाँ पे पुट कर दो, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 6, यानी ये जो पॉइंट आएगा वो आएगा भाई 6,6, क्या आ जाएगा 6,6, तो ये जो b पॉइंट है वो आएगा आपके पास 6,6, और 6,6 इंडिकेट्स था यहाँ से यहाँ भी कितने गए होंगे भाई 6 यूनिट्स तक ट्रेवल किया होगा। बात समझ में आई? जैसे दो लाइंस को सॉल्व करोगे उसके बीच का पीओआई आ जाता है। यहाँ पे दो लाइंस के एक की इक्वेशन थी x इज इक्वल टू बाई, एक की इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 6, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1, सब्स्टिट्यूट करते ही y की वैल्यू भी क्या आ गई आपके पास 6 आ गई, यानी पॉइंट बना होगा x की वैल्यू 6 भरने से y की वैल्यू 6,6, और जैसे 6,6 बना तो वहां से मेरे को हाइट भी इंडिकेट होगी, कितनी आएगी भाई 6, सारी की सारी वैल्यू पुट करोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चे आंसर आपका 18 स्क्वायर यूनिट्स, 18 स्क्वायर यूनिट्स आपका बनेगा फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर रहा आपका 18 स्क्वायर यूनिट्स, ऑप्शन नंबर बी। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी इसका मार्क किया था उनका आंसर क्या है एग्जैक्टली करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट इज x, y and it is passing through the point 4x plus 3y minus 1 is equal to 0, then find the value of k। उन्होंने कहा है कि अगर आपका लाइन सेगमेंट दे दूं मैं 2, 5 और 3, k, अगर इसका जो मिड पॉइंट है इज x, y, जो इसका मिड पॉइंट है वो दिया है x, y, और दिस मिड पॉइंट इज पासिस थ्रू द लाइन, और ये जो मिड पॉइंट है ये पास कर रहा है एक लाइन से, उस लाइन की इक्वेशन है भाई 4x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो मैं ये बोलता हूँ कि ये जो मिड पॉइंट है इसको निकाल लेते हैं। ये जो आपका मिड पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, तो मैं इसमें मिड पॉइंट निकालूंगा, तो ये a, ये b, इसको o को मिड पॉइंट बोलते हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं, तो आप यहाँ पे एग्री करोगे कि 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 करके जो आंसर आएगा वो किसका आएगा भाई x का, 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 करके आंसर आएगा x का। सेकंड आएगा आपके पास 5 प्लस k डिवाइड बाई 2, ऐसा करके जो आंसर आएगा वो किसका आएगा भाई y का आएगा। यहाँ पे सॉल्व करें तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 5/2, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 प्लस k डिवाइड बाई 2, और ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये x, y जो भी मैंने निकाला, तो आप यहाँ पे एग्री करके ये 5, 2 है, सेकंड है 5 प्लस k डिवाइड बाई 2, ये दोनों किस लाइन के ऊपर आ रहे हैं, इस लाइन के ऊपर, तो ये पॉइंट इसमें क्या करोगे सेटिस्फाई करोगे, सेटिस्फाई होगा इसमें पॉइंट। अगर वो सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो मैं लिख रहा हूँ दिस पॉइंट x, y जिसको आपने अभी अभी निकाला 5, 2, 5 प्लस k अपॉन 2 lies on the line 4x lies on the line 4x plus 3y minus 1 is equal to 0, तो उसमें सेटिस्फाई करवा दो। सेटिस्फाई करवाओगे तो 4 इंटू 5/2 प्लस 3 इंटू 5 प्लस k अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 3, अच्छा अंदर मल्टीप्लाई कर दूं क्या, अंदर मल्टीप्लाई लेके जाओगे तो आएगा 15 प्लस 3k अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेते ही यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2, ये 2 वहाँ पे जाके खत्म, यहाँ पे आ जाएगा 20, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आ जाएगा 15 प्लस 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन सॉल्व करो भाई, ये आपके पास कितना बना होगा 15 प्लस 20, तो आपके पास बनेगा 35, और 35 माइनस 2 आपके पास बन जाएगा 33, और 33 प्लस 3k इज इक्वल टू 0, 3k इज इक्वल टू माइनस 33, और k की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास -11, k इज इक्वल टू -11। तो देखें -11 है क्या ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, -11, -11। ठीक है, 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, 3-4 क्वेश्चन और बचते हैं, जल्दी से कंप्लीट करके फिनिश करते हैं सेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, -2 एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, -2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, परपेंडिकुलर टू द लाइन
आपके पास दिया है भाई 2x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो आपको ये वाले कंसेप्ट भी मैंने करवाए थे कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखते हैं। आपने इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन which is passing through the point 4 comma minus 2 and perpendicular to the 2x minus 3y plus 7 is equal to 0। तो जैसे ही हमने इस इक्वेशन को लाइन की लिखना चाहते हैं तो उसमें हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो पासिंग पॉइंट, साथ में स्लोप। पासिंग पॉइंट तो पता है पर शायद इसकी स्लोप कहीं से मिल जाए तो बात बन जाए। इसकी स्लोप चाहिए हमें, उसकी स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए इसकी हेल्प लोगे आप। यहाँ पे L1 की इक्वेशन आप लिखना चाहते हो और L2 की इक्वेशन आपको गिवन है, तो मैं लिखता हूं स्लोप ऑफ L2। स्लोप ऑफ L2 लाइन, अगर स्लोप ऑफ L2 की बात करोगे तो आपने पढ़ा है इस इक्वेशन में माइनस ए अपॉन बी स्लोप आएगी। तो स्लोप आएगी भाई, यहां पे लिख देता हूं M2 लिख दूं स्लोप ऑफ लाइन 2 को, तो M2 की वैल्यू आएगी माइनस ए अपॉन माइनस ए अपॉन बी, तो माइनस ए अपॉन बी। तो फाइनल जो आंसर आएगा M2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2/3 आ जाएगी। मैं सपोज कर रहा हूं M1 की जो स्लोप होगी लाइन 1 की वो M1 होगी, तो हमें ये भी पता है कि M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1 होगी, क्योंकि दोनों लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। यहाँ पे जैसे हम सॉल्व करोगे तो M1 की जगह M1 रखिए, M2 की जगह डाल दो भाई 2/3 इज इक्वल टू -1। तो M1 की वैल्यू जो बन जाएगी वो बन जाएगी -3/2, यानी स्लोप मिल गई हमें M1 मिल गया, पासिंग पॉइंट मिल गया, M1 भी मिल गया, -3/2 पासिंग पॉइंट भी मिल गया, 4 -2। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ L2 कौन सी फॉर्म यूज करोगे, यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करोगे तो आंसर आएगा भाई y माइनस y1 और y1 इज योर -2 इज इक्वल टू m क्या है आपके पास -3/2, जो भी आपने रिलेशन से निकाला, इसका स्लोप लिया, इसका स्लोप एज्यूम किया, दोनों का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू -1। वहां से आपका स्लोप ऑफ L1 आ गया था -3/2, उसका यूज किया, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। जैसे आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा y प्लस 2, ये 2 यहाँ पे जाके ऐसे मल्टीप्लाई और ये -3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3x पॉजिटिव 12, राइट। अगेन इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2y प्लस 4 इज इक्वल टू -3x प्लस 12। 3x इधर ले आओ, पॉजिटिव का 3x, पॉजिटिव का 2y, माइनस का 12 इधर जाएगा, तो आंसर आएगा -12 प्लस 4, -12 प्लस 4 आंसर दे जाएगा भाई -8 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर बनेगा। बल्कि इसमें भी आप अगर आंसर मैच हो रहा है तो सही बात है, नहीं तो अच्छा कॉमन तो नहीं आएगा, सही बात है। 3x प्लस 2y -8, 3x प्लस 2y -8 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, कुछ नए तरीके का क्वेश्चन था। हो सकता है जो बच्चे CBSE से आ रहे हैं उनके लिए नया कंसेप्ट होगा ये, जहाँ पे आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को लिखना सीखा। अगर आप सीखा है पहले तो अच्छी बात है, अदरवाइज कुछ बोर्ड में ऐसा है, कुछ बोर्ड आपके पास ऐसे हैं, चाहे वो सेंट्रल बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, जिसमें ये वाला टॉपिक आपका 11th क्लास में आता है। पर अगेन SPI के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है इससे क्वेश्चन बन जाए। तो जो आपका कैटेगराइज सिलेबस है जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम यहाँ पे डील कर रहे हैं। तो ये जो आपका स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन लिखने वाला जो टॉपिक है, जो सबका स्लोप का टॉपिक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसका हमने यूज़ किया यहाँ पे, और मेरा जो आंसर आया वो ये आ गया, राइट। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है पैरेलल टू द लाइन दिस, इक्वेशन ऑफ लाइन which is parallel to the line, equation of line which is parallel to the line 3x minus 4y plus 5 is equal to 0 लगा देना बच्चे, यहाँ पे is equal to 0, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, 3x minus 4y plus 5 is equal to 0 and passing through the point 2 -3। इस लाइन की इक्वेशन लिखो जो पास कर रही है 2 -3 से, और एक और लाइन है उसके पैरेलल है आपके पास 3x minus 4y plus 5 is equal to 0 के। तो जैसे इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं तो मैं इसको L1 लाइन मान लेता हूँ, इसकी आप इक्वेशन लिखना चाहते हो, L2 लाइन उसके पैरेलल आपको गिवन है, तो मैं बोल देता हूँ कि मेरे को L1 की इक्वेशन लिखनी है, पासिंग पॉइंट तो मिल गया, स्लोप चाहिए कहीं से, और स्लोप लाने के लिए आपकी ये पैरेलल लाइन आपकी हेल्प करेगी। तो मैं बोलूँगा स्लोप निकाल लेते हैं भाई L2 का,
L2 का जो स्लोप आएगा वो आएगा -a/b, यानी -3 और b क्या है आपके पास -4, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई 3/4। कितना आंसर आ जाएगा 3/4। अब मैंने कहा कि L1 की स्लोप क्या होगी, आप बोलोगे L1 की स्लोप भी तो 3/4 ही होगी, क्योंकि दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल। बिकॉज क्योंकि L1 इज पैरेलल टू L2, परपेंडिकुलर होती तो दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 आता। पैरेलल में तो सेम ही होगी स्लोप, सेम स्लोप मिल गई, पासिंग पॉइंट मिल गया, तो मैं बोलूंगा यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म या स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 की वैल्यू आपके पास अगेन -3 है तो +3 हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m की वैल्यू आपके पास 3/4, x माइनस x1। सॉल्व करो, 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई, 4y 12, 3x माइनस 6, 3x यहीं पे रखो, 4y को इधर ले जाओ, 3x माइनस 4y आ गया, 12 भी इधर आ गया, माइनस का 12 आ जाएगा, माइनस का 12 माइनस का 6 माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 18, 3x माइनस 4y, ये वाला आंसर जाएगा भाई। -18 को इन्होंने राइट हैंड साइड में लिखा है, यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 18। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। तो 22 नंबर क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। यस, 23 इज योर लास्ट क्वेश्चन। इसको भी देखें, यहाँ पे भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज सीखने को मिलेगी। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पॉइंट इज योर 2, -3 एंड inclined at the angle with 135 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, कि ये जो लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइंड है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइंड है एट द एंगल 135 डिग्री। कितना, 135 डिग्री। अब ये देखने में अजीब लग रहा है क्योंकि एंगल तो 135 का लगा ही नहीं, तो इसका मतलब इसको अगर प्रॉपर आपने बनाना हो तो ऐसे भी बनाया जा सकता है कि इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दो भाई, क्योंकि अभी अब मैच करना है, अगर पूरा का पूरा आपने बिल्कुल डायग्राम भी मैच करवानी है मेरे से, तो ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से बनेगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बीच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -3 एंड इंक्लाइंड विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो ये वाली रही, उसके साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है 135 डिग्री। इस लाइन की हमने क्या लिखनी है भाई, इक्वेशन लिखनी है। अब मैंने एग्जैक्ट डायग्राम इसकी बना दी। अब आपको पता है इस लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए पासिंग पॉइंट पता है, कहीं से स्लोप मिल जाए तो बात ही बन जाए, है ना। स्लोप निकालने के लिए कोई ना कोई हिंट तो उसने दिया होगा। आज के लिए हिंट ये है कि आपकी लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 135 डिग्री का एंगल, और एक्स एक्सिस के साथ अगर 135 डिग्री का एंगल बनाती है तो स्लोप आती है tan ऑफ थीटा, क्योंकि हमने ये भी तो सीखा है, स्लोप निकालने के 3 मेथड सीखे थे। तो m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी tan ऑफ थीटा, और m इज इक्वल टू tan ऑफ 135 डिग्री। अब बहुत सारे बच्चों को tan 135 डिग्री की वैल्यू पता नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ tan 0 पढ़ा है, 30 डिग्री पढ़ा है, 60 डिग्री पढ़ा है, 45 पढ़ा है, 90 पढ़ा है, उसके बाद जो आता है 135 वो नहीं पढ़ा होगा ना। बल्कि आपको चार्ट याद होना चाहिए, पर चलो 10th में हो तो मैं इतना नहीं आपसे वो करता हूँ कि आप उसका ग्राफ भी याद करो, उसका चार्ट पूरा का पूरा याद करो, पर अगेन मैं इतना अभी समझ पाऊंगा। हो सकता है आपने ये टॉपिक ना किया हो, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस से रिलेटेड भी है कुछ बोर्ड से। फिर भी मैं आपको, अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको बिल्कुल समझ आने वाला है। नेक्स्ट हम ट्रिग्नोमेट्री ही करने वाले हैं। तो इसको तोड़ना होता है या तो 90 में, या तो 180 में, या तो 270 में ना। तो मैं इसकी जगह लिख लेता हूँ भाई tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, लिख सकता हूँ 35 की जगह ऐसा, हाँ लिख सकता हूँ। और एक फार्मूला होता है जो हम ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ेंगे, tan 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए। अगर tan 90 डिग्री प्लस थीटा हो तो आंसर आता है भाई कॉट ऑफ थीटा, वो भी नेगेटिव का, नेगेटिव कॉट ऑफ थीटा। क्यों बनता है, कैसे बनता है, ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए याद रखें tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट ऑफ थीटा, राइट। आपको cot 45 की वैल्यू पता होगी, cot 45 इज नथिंग बट 1/tan 45 एंड 1/tan 45 मींस 1/1, तो आंसर कितना आएगा 1। तो cot 45 1 होता है, तो m की वैल्यू बन गई भाई -1।
m की वैल्यू बन गई -1, m आ गया, पासिंग पॉइंट आ गया, फिर आप बोलोगे यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म वी हैव y माइनस y1 है ना, माइनस ऑफ -3 यानी +3 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अगेन इसको सॉल्व करें, y प्लस 3 इज इक्वल टू -x +2, x को इधर ले आए, x प्लस y को 2 को भी इधर लाएं, 3 - 2 कितना हो जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू 0। तो आंसर बनेगा x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या बन जाएगा भाई, राइट आंसर। क्लियर है? तो आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर था। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बोला था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा ऊपर की लेवल की पढ़ेंगे, 10th को थोड़ा सा एबव लेके जाएंगे, तो वो हम लेके गए आज, जिसमें हमने फर्स्ट जो लेक्चर किया था थ्योरी वाला, सेकंड जो लेक्चर किया, आज हमने 23 जितने भी इसके टाइप्स बनते थे, जितने भी क्वेश्चन मेरे को लगते थे कि आपको करवा देने चाहिए, वो सारे के सारे टाइप्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं अकॉर्डिंग टू योर लेवल। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास होने वाला है वो रहेगा बच्चे ट्रिग्नोमेट्री का। अब ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है ना, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो डर है, जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है, उसको भी थोड़ा सा हम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि 10th लेवल से थोड़ा सा अपग्रेड करके आपको ट्रिग्नोमेट्री करवाई जाए, ताकि आपके ये वाले थोड़े से अगर क्वेश्चन हार्ड भी बनते हैं तब भी आप उसको टैकल कर पाओ। और अगर आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करोगे ना, यहाँ पे ये बेसिक आपने अच्छे से कर लिया, तो यही चीज़ आपको कहीं ना कहीं 11th क्लास में भी फायदा देगी। 11th में भी आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, जो 10th लेवल से थोड़ी सी एडवांस लेवल की होगी। तो हम इंटरमीडिएट करेंगे अभी लेवल ना, हम ये करेंगे ना 11th को टच करेंगे ना 10th पे रहेंगे, बिल्कुल 10th और 11th के बीच के लेवल का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपको भी नई सीखने को मिले मेरे से। तो नेक्स्ट लेक्चर में आना मत भूलना। और अभी के अकॉर्डिंग आपका ये वाला चैप्टर मैं फिनिश कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका लेक्चर अभी आज टोटली क्लोज किया कर दिया मैंने। फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है, ये कोई पोर्शन आपको लगता है कि ये वाला पोर्शन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं सर, ये वाला पोर्शन करवा दीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट में जरूर डालें। एक बार मैं रिव्यू करूंगा, अगर मेरे को लगेगा रिक्वायरमेंट है, मैं एक और लेक्चर इसके ऊपर बना सकता हूँ, राइट। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ का। और बाकी पढ़ते रहें, टाइम टू टाइम क्वेश्चन लगाते रहें। जैसे आपके बोर्ड खत्म होते हैं, टोटली फोकस होकर आपको एसपीआई के ऊपर मेहनत करनी है ना, क्योंकि सीटें लिमिटेड हैं, कंपटीशन है, पास होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सीट को ग्रैब करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको टॉप रैंकर्स में आना ही पड़ेगा, राइट। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।